खड़ी लड़की ने पूरे भरे मंडप में दूल्हे बनकर बैठे लड़के को यह सब कहा था, जिसके चलते वहां आए सभी गेस्ट और खुद दूल्हा और उसकी माँ हैरानी से लड़की को देखने लगे कि आखिर वह ये सब क्यों बोल रही है और किसे बोल रही है। तभी दूल्हे की माँ लड़की से बोली, तुम्हारा दिमाग खराब है, क्या बोल रही हो? तुम्हें पता भी है और किसे बोल रही हो, ये जानती हो तुम? तभी वह लड़की 2 कदम आगे आई और बोली, देखिए आंटी, मैं आपसे कुछ नहीं बोल रही हूँ। मैं इस बेगैरत इंसान से बोल रही हूँ जिसने मेरी फ्रेंड को अपने प्यार की जाल में फंसाया, उसके साथ रात बिताई और अब जब वह प्रेग्नेंट है, इसके बच्चे की माँ बनने वाली है, तब यह आदमी उससे पीछा छुड़ाकर यहाँ इस लड़की से शादी करने के लिए बैठा है। ये कितना बड़ा बेगैरत होगा। और आप लोग, उसने सभी गेस्ट की तरफ देखते हुए कहा, इस इंसान की शादी में आए हैं इसे आशीर्वाद देने के लिए? इसे आशीर्वाद की नहीं, बद्दुआ की जरूरत है, क्योंकि जो दूसरों की जिंदगी बर्बाद करता है उसकी जिंदगी कभी आबाद नहीं होती। ऐसे इंसान को तो गधे पर बैठाकर मुंह काला करके पूरे शहर में घुमाना चाहिए, चप्पल की माला अलग से पहनानी चाहिए, इसे इतनी लात जूते पड़ने चाहिए कि इसका मुंह लाल हो जाए। वह लड़की जो मुंह पर आ रहा था बोलती जा रही थी, और अब तक मंडप में बैठा दूल्हा जो उसकी बातें सुन रहा था, यह सुनने के बाद अपनी जगह से उठा और जोर से चीखते हुए बोला, बस बहुत हो गया, अब तक मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बोलती रहेगी और मैं सुनता रहूंगा। क्या बोल रही हो तुम्हें पता भी है? और किसे बोल रही हो? कौन है तुम्हारी फ्रेंड जिसके साथ मैंने गलत किया है? मैंने आज तक कभी किसी लड़की को छुआ तक नहीं। अपनी फ्रेंड से जाकर पूछो कि क्या वह सच कह रही है या बस मुझे फंसाने का इरादा है उसका। उसके इस तरह से चिल्लाकर बोलने से वह लड़की सहम कर 2 कदम पीछे चली गई थी, लेकिन फिर उसे अपनी फ्रेंड की याद आई जो अपने प्रेग्नेंट होने की बात सुनने के बाद सुसाइड करने की कोशिश कर रही थी। उसने गहरी सांस भरी और दूल्हे के करीब आकर उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, मैं तुम जैसे के बेगैरत इंसान के चिल्लाने से डरती नहीं हूँ, क्योंकि मैंने आज तक कभी किसी के साथ गलत नहीं किया है, गलत होने से रोकने के लिए आई हूँ। इतना कहकर वह दुल्हन की तरफ मुड़ी और उससे बोली, तुम इस जैसे इंसान से शादी करना चाहती हो जो एक लड़की को प्रेग्नेंट करने के बाद तुमसे शादी कर रहा है? और एक बात बताओ, अगर तुम अच्छी फैमिली से नहीं होती ना, तो यह तुमसे भी शादी नहीं करता। तुम्हें यूज करके तुम्हारे जिस्म को नोचने के बाद यह तुम्हें भी कहीं छोड़ देता। आज मेरी फ्रेंड ने अपने प्रेग्नेंट होने की बात जानने के बाद सुसाइड करने की कोशिश की, इस तरह तुम भी सुसाइड करने की कोशिश करती। इसलिए तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम इससे शादी ना करो, क्योंकि मेरी फ्रेंड की बद्दुआएं लगेंगी अगर तुमने इससे शादी कर ली तो। दुल्हन के चेहरे का रंग उड़ चुका था। वह सहमी हुई कभी उस लड़की को देख रही थी तो कभी अपने सामने खड़े दूल्हे को, जो अब भी गुस्से से तमतमाया हुआ था। वहां मौजूद मेहमानों के बीच फुसफुसाहटें तेज हो गई थीं। कोई दूल्हे के कैरेक्टर पर सवाल उठा रहा था तो कोई लड़की की बात को झूठ मान रहा था। दूल्हे की माँ ने गुस्से में लड़की की तरफ उंगली उठाई और बोली, बहुत हो गया ये नाटक। कौन है तुम्हारी फ्रेंड? कहाँ है वो? अगर सच बोल रही है तो बुलाओ उसे। देखना चाहती हूँ मैं कि क्या सच में वो इस घर को बर्बाद करने आई है या तुम्हारा कोई और मकसद है। उस लड़की ने कहा, अगर वह यहाँ आ सकती तो मैं यहाँ अकेली नहीं आती, उसे अपने साथ लेकर आती, लेकिन वह अभी हॉस्पिटल में एडमिट है, उसे ड्रिप चढ़ाई जा रही है क्योंकि उसने अपनी नस काट कर सुसाइड करने की कोशिश की थी। इस इंसान ने उसे अपनाने से इनकार कर दिया, उसके बच्चे को अपना नाम देने से इनकार कर दिया, तो वह लड़की क्या करती? वह बिना बाप के बच्चे को अकेले कैसे पालती? इसलिए उसने खुद को खत्म करने की कोशिश की। लेकिन मैं अपनी फ्रेंड को मरने नहीं दूंगी और उसके साथ गलत करने वाले इस इंसान को भी नहीं छोड़ूंगी। मैं इस भरे मंडप में इसकी इज्जत की ऐसी की तैसी कर दूंगी। अभी लड़की इतना ही कह पाई थी कि दूल्हा, जो अब तक गुस्से से तमतमा रहा था, झटके से मंडप से नीचे उतरा और तेजी से उसके करीब आकर बोला, बस बहुत हो गया, निकल जाओ यहाँ से। तुम सिर्फ इसलिए बच रही हो क्योंकि तुम एक लड़की हो, वरना तुमने जो किया है उसकी सजा मैं तुम्हें देता। अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। लड़की ने बिना डरे उसकी आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया, मैं कहीं नहीं जा रही और मैं तुम्हारी शादी इस लड़की से होने नहीं दूंगी, क्योंकि तुमने मेरी फ्रेंड की जिंदगी बर्बाद की है और अब तुम इस लड़की की जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो। अगर तुमने उससे प्यार किया, उसे अपने साथ रखा, तो अब उसकी जिम्मेदारी भी उठाओ। तुम्हें मेरी फ्रेंड से शादी करनी होगी और उसके बच्चे को अपना नाम देना होगा, समझे? लड़की के इतना कहते ही दुल्हन के पिता, जो अब तक सदमे में खड़े थे, धीरे धीरे दूल्हे की माँ के पास आए। उन्होंने कांपते हाथों से उनसे हाथ जोड़ते हुए कहा, देखिए बहन जी, मैंने सुना था कि आप एक इज्जतदार घराने से हैं। आप एक सोशल वर्कर हैं, अनाथालय और वृद्धाश्रम चलाती हैं। मुझे लगा था कि आपका परिवार बहुत अच्छा होगा, इसलिए मैंने अपनी इकलौती बेटी की शादी आपके बेटे से तय कर दी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि आपका बेटा इतना बड़ा कैरेक्टरलेस और धोखेबाज निकलेगा। मैं ये शादी अब नहीं कर सकता, माफ कीजिए। ये कहकर उन्होंने अपनी बेटी की तरफ रुख किया और इमोशनल होकर बोले, बेटा अब यह शादी नहीं होगी, उठो और चलो यहाँ से। लोगों की फुसफुसाहट अब तेज हो चुकी थी। दूल्हे के परिवार के लोग भी शर्म से सिर झुकाए खड़े थे। दुल्हन ने अपनी भारी पलकें उठाईं और दूल्हे को देखा। उसकी आंखों में अब प्यार नहीं, सिर्फ नफरत थी। उसने धीरे से अपनी शादी की माला उतारी और उसे दूल्हे के पैरों के पास फेंक दिया।
मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, उसने ठहरे हुए लहजे में कहा। तुम जैसे आदमी को किसी और की जिंदगी खराब करने का हक नहीं है। दूल्हे की माँ कुछ बोलने ही वाली थी कि लड़की ने आगे बढ़कर उसकी तरफ देखा और कहा, आंटी, अगर आज आप अपने बेटे की गलती छुपाएंगी तो कल को वह किसी और लड़की की जिंदगी बर्बाद करेगा। यह वक्त उसे बचाने का नहीं, सजा देने का है। दुल्हन के पिता दुल्हन और अपने परिवार वालों को लेकर हॉल से बाहर जा चुके थे। अच्छी खासी खुशगवार माहौल वाली शादी का मंडप अब बर्बाद हो चुका था। अब वहां कोई शादी नहीं हो रही थी, बस सभी दूल्हे और दूल्हे की माँ के बारे में अनाप शनाप बातें कर रहे थे। तभी दूल्हे की माँ उस लड़की के करीब आई और एक थप्पड़ खींचकर उस लड़की के मुंह पर मारते हुए बोली, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है या फिर तुम्हें किसी ने हायर किया है ताकि तुम मेरे बेटे की शादी को बर्बाद कर सको, हमारी इज्जत को मिट्टी में मिला सको। किसने कहा तुमसे ये सब करने के लिए? और कितने पैसे दिए हैं तुम्हें? बताओ, कितने पैसे मिले हैं तुम्हें ये सब करने के लिए? तुम्हें पता भी है मेरा बेटा पूरे 5 साल के बाद कल इंडिया वापस आया है, वह भी मेरे कहने पर, ताकि आज यह शादी वह कर सके। फिर वह तुम्हारी फ्रेंड से कहाँ मिला? कब उसे अपने प्यार के जाल में फंसाया? कब उसे प्रेग्नेंट करके उसे छोड़ दिया? बोलो, क्या जानती हो मेरे बेटे के बारे में जो इस तरह से आकर यहाँ भरे मंडप में अनाप शनाप बोले जा रही थी? तुम्हारी वजह से मेरी बेटे की शादी टूट गई, वह भी भरे मंडप में। इसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। दूल्हे की माँ गुस्से से चिल्लाई। कौन है तुम्हारी फ्रेंड जो प्रेग्नेंट हो गई है? और वह किससे प्रेग्नेंट हुई है उसे यह भी नहीं पता? उसने तुम्हें मेरे बेटे के बारे में बोला है? पहले उससे सही से पूछ लो कि उसके पेट में पल रहे बच्चे का बाप कौन है। कौन है ये लड़की और कौन है उसकी सहेली? क्या सच में इस शादी को बर्बाद करने के लिए उसे किसी ने पैसे दिए थे, या फिर वह लड़की हुई थी किसी गलत फहमी का शिकार? इससे आगे जानेंगे कि आगे इस कहानी में क्या होगा, लेकिन उसके लिए आप सबको पढ़नी पड़ेगी मेरी ये कहानी, जिसका नाम है हर डेंजरस विलन। जैसे ही दूल्हे की माँ ने यह कहा, वह लड़की कुछ कहना चाहती थी, लेकिन तभी उसका फोन बजने लगा। उसने जल्दी से अपनी जीन्स की पॉकेट से फोन निकाला और देखा कि उसकी फ्रेंड का कॉल आ रहा था। उसने तुरंत कॉल उठाया और कहा, हाँ बोल, क्या हुआ? तभी दूसरी तरफ से उसकी फ्रेंड ने कहा, तू कहाँ है यार? तू उसकी शादी रुकवाने गई थी या करवाने? उसने तो शादी भी कर ली और मुझे वीडियो कॉल पर दिखा भी रहा है। उसने अपनी और उसकी शादी की वीडियो भी भेजी है। ये सुनते ही लड़की का दिमाग सुन्न पड़ गया। उसने चौंक कर कहा, क्या बोल रही है यार? मैं यहाँ खड़ी हूँ उसकी शादी में, और मैं तो उसकी शादी रुकवाने आई थी। उसकी दुल्हन तो उसे छोड़कर चली गई है। तभी दूसरी तरफ से उसकी फ्रेंड फिर बोली, तो फिर तू किसकी शादी रुकवाने गई थी? मैं जिससे प्यार करती थी, उसकी शादी हो गई है और उसने बाकायदा अपनी शादी की रिकॉर्डिंग भेजी है। रुक, मैं तुझे सेंड करती हूँ। ये कहकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। कुछ ही पल में उस लड़की के फोन पर नोटिफिकेशन आया। उसने जल्दी से नोटिफिकेशन पर क्लिक किया और वीडियो प्ले किया। वीडियो में शादी की रस्में हो रही थीं और फिर दूल्हा अपनी दुल्हन को किस करता हुआ भी दिखा। यह देखकर लड़की की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं और उसका शरीर डर से कांपने लगा। उसे एहसास हुआ कि उसने किसी और की शादी रुकवा दी है। उसने नजरें उठाकर दूल्हे की तरफ देखा, जो गुस्से से अब भी उसे ही घूर रहा था। लड़की ने घबराकर अपने होंठ काटते हुए खुद से कहा, यार अनु, तू तो गई। तूने अपनी फ्रेंड की जिंदगी बचाने के लिए किसी और की शादी तोड़वा दी। अब यह सामने खड़ा खूंखार शेर तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, तुझे कच्चा चबा जाएगा। अनु, इससे पहले कि यह तुझे पकड़ ले, यहाँ से भाग जा। अनु यानी अनामिका, जो एक अनाथ लड़की थी और उसकी फ्रेंड भी उसी के साथ अनाथ आश्रम में रहती थी। अनामिका अभी जाने के लिए मुड़ी ही थी कि तभी एक गरजती हुई आवाज आई, जहां हो वहीं खड़ी रहो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस आवाज को सुनते ही अनामिका ने कसकर अपनी आंखें बंद कर लीं और मन ही मन कहा, अनु, तेरी नया डूब गई। अब तू क्या करेगी? यहाँ से भाग ले, नहीं तो ये शेर तुझे चीर फाड़ कर रख देगा। लेकिन अनामिका के ये सब सोचने से क्या होता? अनामिका अब कहाँ जा सकती थी? उसके सामने खड़ा यह खूंखार शेर उसे धमकी दे चुका था कि अगर उसने एक भी कदम आगे बढ़ाया तो उससे बुरा कोई नहीं होगा। वह अनामिका की तरफ तेजी से बढ़ने लगा। उसके कदमों की आहट जितनी नजदीक आ रही थी, उतना ही अनामिका का डर बढ़ता जा रहा था। तभी अचानक दूल्हे की माँ रागिनी जी उसके सामने आकर खड़ी हो गईं और बोली, अभिमन्यु, छोड़ दो, जाने दो इसे। इसमें इस लड़की की कोई गलती नहीं है। अगर उन्हें तुम पर भरोसा होता तो वे तुमसे पूछते कि तुमने ऐसा क्यों किया, लेकिन उन्होंने तुमसे कोई सवाल नहीं किया, बल्कि सीधे इस लड़की की बात मानकर तुमसे रिश्ता तोड़ दिया। इसका मतलब यही हुआ कि उन्हें तुम पर भरोसा ही नहीं था, और जिन लोगों को हम पर भरोसा ही नहीं होता, उनसे रिश्ता रखना भी सही नहीं होता। फिर उन्होंने अनामिका की तरफ देखते हुए कहा, तुम जो भी हो, तुमने अच्छा नहीं किया, लेकिन तुम एक लड़की हो, इसलिए हम तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी नहीं करना चाहते। जाओ, यहाँ से चली जाओ। रागिनी जी की बातें सुनकर अनामिका की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसने राहत की सांस ली और जल्दी से पीछे मुड़ने लगी। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, थैंक यू, मैं तो अब यहाँ से निकल जाऊंगी। लेकिन अब तो शेर जाग चुका था। अभिमन्यु उसे इतनी आसानी से कैसे जाने देता? उसने अपनी माँ से कहा, आपने ठीक कहा, उन्हें मुझ पर भरोसा नहीं था, इसलिए उन्होंने शादी तोड़ दी। लेकिन इसे भरोसा तो था ना कि मैंने इसकी फ्रेंड के साथ गलत किया है, तो अब मैं इसे इसका जवाब दूंगा।
और वो भी आज ही, अभी और इसी वक्त मेरी शादी होगी। इतना कहकर अभिमन्यु तेजी से अनामिका की तरफ बढ़ा। वह कुछ समझ पाती इससे पहले ही उसने उसे अपनी गोद में उठा लिया और अपने कंधे पर डालकर आगे बढ़ गया। अनामिका खुद को उससे छुड़ाने के लिए उसके कंधे पर मरते हुए बोली, छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, क्या कर रहे हो तुम? अभिमन्यु मंडप की तरफ जाते हुए गरजते हुए बोला, शादी करने जा रहा हूँ तुमसे। मैंने तुम्हारी फ्रेंड के साथ कुछ गलत नहीं किया, लेकिन अब तुम्हारे साथ बहुत कुछ गलत करूंगा। अपनी फ्रेंड के लिए तुम यहाँ मेरी शादी तुड़वाने आई थी ना, लेकिन अब तुम्हारी शादी मुझसे होगी। इससे बचकर दिखाओ तुम, क्योंकि मेरी दुल्हन तो चली गई, वह भी तुम्हारी वजह से। और अगर मैंने शादी नहीं की तो पूरे इंडिया में मेरा नाम मिट्टी में मिल जाएगा कि एक लड़की ने भरे मंडप में आकर अभिमन्यु राणावत की शादी तुड़वा दी, और मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा। इसलिए अब तुम्हारी वजह से मेरी शादी टूटी है, तो अब तुम मुझसे शादी करोगी। अनामिका की दुनिया जैसे थम गई थी। वह अभी तक इस सदमे से उबर भी नहीं पाई थी कि उसने जिस लड़के की शादी रुकवाने के लिए इतनी बड़ी गलती कर दी, वह अब उसे अपनी दुल्हन बना रहा था। नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता। अनामिका ने घबराकर उसकी बाहों से खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन अभिमन्यु की पकड़ अनामिका पर बहुत मजबूत थी। मंडप में बैठे पंडित जी और बाकी मेहमान सब हक्के बक्के खड़े थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। रागिनी जी ने एक बार फिर उसे रोकने की कोशिश की। अभिमन्यु, ये क्या कर रहे हो? गुस्से में आकर कोई भी गलत फैसला मत लो। अभिमन्यु बिना उनकी ओर देखे सीधे मंडप की ओर बढ़ा। माँ, अब जो होना था वो हो चुका। अब मैं इस शादी को टाल नहीं सकता। अनामिका रोने लगी। प्लीज मुझे जाने दो, ये सब गलत हो रहा है, मैं ये शादी नहीं कर सकती। गलत? अभिमन्यु हंसा, लेकिन उसकी हंसी इतनी खतरनाक थी कि वहां मौजूद सभी की रूह कांप गई। जब तुमने मेरी शादी तुड़वाई तब तुम्हें यह सब गलत नहीं लगा। अब जब मैं तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास करा रहा हूँ तो यह गलत लग रहा है। मैं अनामिका कुछ बोल ही नहीं पाई, क्योंकि अभिमन्यु का ऑरा इतना खतरनाक था कि उसे महसूस कर अनामिका से कुछ कहा नहीं जा रहा था। अभिमन्यु ने उसे झटके से नीचे उतारा और उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। अब बोलने का कोई फायदा नहीं है मिस, जो भी तुम्हारा नाम है। तुमने मेरी जिंदगी के साथ खेला, अब मैं तुम्हारी किस्मत के साथ खेलूंगा। अभिमन्यु ने ये अनामिका के कान में कहा था, जिसे सुनकर अनामिका का जिस्म सिहर उठा था। उसने पंडित की तरफ देखा। मंत्र पढ़िए, आज ही, अभी मेरी शादी होगी। अनामिका ने पंडित जी की ओर बेबस नजरों से देखा। प्लीज ऐसा मत कीजिए। लेकिन पंडित जी कुछ कह पाते इससे पहले ही अभिमन्यु ने गुस्से में पास रखी हल्दी की थाली उठाई और अपनी हथेली से अनामिका के गालों और गर्दन पर जबरदस्ती हल्दी मल दी। अब कोई नहीं कहेगा कि यह शादी अधूरी है। अब तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो, अभिमन्यु राणावत की। अनामिका की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसके साथ ऐसा कुछ भी होगा उसने कभी सोचा भी नहीं था। अनामिका के चेहरे पर अभिमन्यु की जबरदस्ती लगाई गई हल्दी अब भीगी पलकों के आंसुओं में घुलने लगी थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। यह सब एक बुरे सपने जैसा लग रहा था, जिससे वह जितनी जल्दी हो सके जाग जाना चाहती थी। लेकिन यह सपना नहीं था, यह अब उसकी जिंदगी का हकीकत बन रहा था। अभिमन्यु ने उसकी कलाई कसकर पकड़ी और उसे मंडप में खींचकर बैठा दिया। पंडित जी घबराए हुए थे, लेकिन अभिमन्यु की आंखों में जो आग जल रही थी उसके आगे कोई भी उससे कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। रागिनी जी अब भी उसे रोकने की कोशिश कर रही थी। अभिमन्यु, यह गलत है, जबरदस्ती किसी को अपनी दुल्हन नहीं बना सकते। अभिमन्यु ने उनकी ओर देखा। उसकी आवाज एकदम ठंडी थी। माँ, जब मैंने किसी से जबरदस्ती प्यार नहीं किया, जब मैंने किसी की जिंदगी नहीं बर्बाद की, तब भी मेरी शादी तुड़वा दी गई। अब मैं सही और गलत की परवाह नहीं करता। अब बस मैं अपने नाम पर लगा ये धब्बा मिटाना चाहता हूँ। अनामिका रोते हुए उससे छूटने की कोशिश कर रही थी। प्लीज मुझे मत बांधो इस रिश्ते में, ये शादी तुम्हारे बदले की आग में जल जाएगी। अभिमन्यु ने गुस्से से उसकी ओर देखा। अगर तुम्हारी दोस्त के लिए ये एक खेल था तो अब तुम्हें इस खेल का अंजाम भी भुगतना होगा। इतना कहकर उसने पास रखी सिंदूर की डिब्बी उठाई और बिना किसी और को कुछ कहने का मौका दिए झटके से अनामिका की मांग भर दी। अनामिका का पूरा शरीर कांप उठा। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसकी जिंदगी के सारे सपने, सारी उम्मीदें, सब कुछ इस एक पल में टूट चुका था। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वे इसे जबरदस्ती का नाम दें या नियति का। पंडित जी की कांपती आवाज गूंजी, अब मंगलसूत्र पहनाइए। अभिमन्यु ने पास रखी माला से एक काली मोतियों की डोरी उठाई और बिना किसी एक्सप्रेशन के अनामिका के गले में डाल दी। पंडित जी ने कांपती हुई आवाज में कहा, अब यह शादी संपन्न हो गई है, आप दोनों अब पति पत्नी हैं। अनामिका ने भीगी पलकों से अभिमन्यु की तरफ देखा और अभिमन्यु अब भी गुस्से भरी नजरों से उसे ही देख रहा था। अनामिका अभिमन्यु राणावत बन चुकी थी। इससे आगे जानेंगे कि आगे इस कहानी में क्या होगा, लेकिन उसके लिए आप सबको पढ़नी पड़ेगी मेरी ये कहानी, जिसका नाम है हर डेंजरस विलेन। अब यह शादी हो चुकी थी। अनामिका से अनामिका अभिमन्यु राणावत बन चुकी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। कहाँ वह अपनी फ्रेंड के लिए लड़ने आई थी और यहाँ उसी के साथ जबरदस्ती यह सब हो गया था। उसकी जबरदस्ती शादी हो चुकी थी।
वह किसी ऐसे इंसान के साथ जुड़ गई थी जिसे वह जानती तक नहीं थी, लेकिन अब कुछ किया नहीं जा सकता था। अभिमन्यु ने अनामिका के हाथ को कसकर पकड़ते हुए कहा, डार्लिंग, अब हमारी शादी हो चुकी है। अब तुम मेरे घर नहीं जाना चाहती? चलो, हमें अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करनी है। आज रात हमारी सुहागरात होगी, उसके लिए तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। अनामिका अभिमन्यु की बातें सुनकर और घबरा गई। वहीं बाकी सब लोग अब हॉल से जा चुके थे, क्योंकि जहां थोड़ी देर पहले खुशियों का माहौल था, वहां अब किसी की सिसकियों की आवाज गूंज रही थी। रागिनी जी अपने सर पर हाथ रखकर एक कुर्सी पर किनारे बैठी अभिमन्यु और अनामिका को देख रही थीं। कितने प्यार और अरमानों से उन्होंने अभिमन्यु की शादी करनी चाही थी। उन्होंने अभिमन्यु के लिए एक लड़की पसंद की थी। इतने सालों के बाद अभिमन्यु ने शादी के लिए हाँ कहा था, लेकिन कुछ ही पल में सब कुछ बदल गया। जिस लड़की को उन्होंने पसंद किया था, वह लड़की भरे मंडप में उनके बेटे को छोड़कर जा चुकी थी। अब जिस लड़की को वह जानती तक नहीं थी, वही लड़की उनके बेटे की पत्नी और उनकी बहू बन चुकी थी। अभिमन्यु अपनी जगह से उठा और उसने अनामिका का हाथ कसकर पकड़ लिया, फिर उसे जोर से खींचकर खड़ा किया। अनामिका लड़खड़ा गई और सीधा अभिमन्यु की सीने से जा लगी। अभिमन्यु ने उसकी कमर को कसकर पकड़ते हुए उसके कान में धीरे से कहा, बड़ी जल्दी है मेरी बाहों में आने की? जरा भी सब्र नहीं है तुम्हें, या फिर तुम चाहती हो कि मैं यहीं पर सब कुछ शुरू कर दूं? अनामिका आंसुओं से भरी आंखों से अभिमन्यु को देख रही थी। वह उसकी पकड़ से छूटना चाहती थी, उसके हाथ को अपनी कमर से हटाना चाहती थी, लेकिन वह कर नहीं पा रही थी। जितना वह छूटने की कोशिश करती, अभिमन्यु की पकड़ उसकी कमर पर और कस जाती। अनामिका को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे अभिमन्यु की उंगलियां उसकी कमर में धंस रही थीं और उसकी स्किन पर निशान छोड़ रही थीं। अभिमन्यु अनामिका को वैसे ही रागिनी जी के पास लेकर आया और उनसे बोला, माँ, घर चलते हैं, क्या आप अपनी नई बहू का स्वागत नहीं करेंगी? रागिनी जी ने सिर उठाकर अभिमन्यु को देखा, फिर जबरदस्ती पकड़कर खड़ी अनामिका को। उसकी आंखों में आंसू थे और वह बेबस नजरों से बस उन्हें ही देख रही थी। रागिनी जी ने एक ठंडी आह भरते हुए उठते हुए कहा, चलो। फिर वह हॉल से बाहर निकल गई। अभिमन्यु भी अनामिका को उसकी कमर से पकड़कर ही रागिनी जी के पीछे पीछे बाहर ले गया। वहीं अनामिका बस अभिमन्यु की पकड़ से खुद को छुड़ाना चाहती थी, लेकिन शायद अब वह अभिमन्यु की पकड़ से कभी नहीं छूट सकती थी। बाहर जब वे लोग आए तो ड्राइवर ने रागिनी जी को देखकर गाड़ी उनके पास लाकर रोक दी। गाड़ी फूलों से सजी हुई थी। रागिनी जी आगे की सीट पर जाकर बैठ गईं। वहीं अभिमन्यु अनामिका को लेकर पीछे की सीट पर आया। उसने अनामिका को धक्का देते हुए अंदर बैठाया और फिर खुद भी बैठ गया। अभिमन्यु के धक्का देने की वजह से अनामिका दूसरी ओर की सीट से टकराई और उसके सिर में चोट लग गई, जिससे अनामिका के मुंह से आह निकल गई। लेकिन अभिमन्यु को इसकी कोई परवाह नहीं थी, बल्कि रागिनी जी ने अभिमन्यु के इस रवैये को देखकर कहा, अभिमन्यु, ये क्या तरीका है? उसे चोट लग सकती है। अभिमन्यु ने अनामिका की तरफ देखते हुए जवाब दिया, तो मैं क्या करूं? इस लड़की की वजह से पूरे मंडप में मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ गईं, और आप चाहती हैं कि मैं इसे प्रिंसेस ट्रीटमेंट दूं? मुझसे यह नहीं होगा। ये मेरी बीवी दुनिया की नजर में बन गई है, लेकिन मेरी नजरों में इस लड़की की मेरी जिंदगी में कोई अहमियत नहीं है। अभिमन्यु के कड़े लहजे में कहे गए शब्द सुनकर रागिनी जी चुप हो गईं। अनामिका को अभिमन्यु के शब्दों ने अंदर तक हिला दिया। उसके दिल में डर और घुटन का एक अजीब सा एहसास उमड़ आया। क्या यही उसकी तकदीर थी? क्या यही उसकी गलती की सजा थी? वह अपने आंसू रोकना चाहती थी, लेकिन उसकी आंखें बगावत कर चुकी थीं। गाड़ी तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। अनामिका अपने सिर को सहलाते हुए बाहर देखने लगी। उसकी आंखों के सामने अपनी पूरी जिंदगी का एक नया और अनचाहा सफर था, जिसका कोई ठिकाना नहीं था। तुम्हारी वजह से मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ गईं। अभिमन्यु के ये लफ्ज उसके कानों में गूंज रहे थे। उसकी हथेलियां अब भी कांप रही थीं। वह मन ही मन सोच रही थी कि यह सब कब और कैसे खत्म होगा। कुछ ही देर में गाड़ी राणावत हवेली के बड़े से दरवाजे के सामने जाकर रुकी। हवेली रोशनी में नहाई हुई थी, लेकिन माहौल में किसी तरह की खुशी नहीं थी। यह कोई आम दुल्हन का स्वागत नहीं था। रागिनी जी गाड़ी से उतर गईं और चुपचाप हवेली के अंदर चली गईं। अभिमन्यु ने भी दरवाजा खोला और अनामिका की तरफ देखा। उसकी आंखों में गुस्से की एक अलग ही आग थी। उतरो, उसने सख्त आवाज में कहा। अनामिका ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। वह बस चुपचाप बैठी रही। अभिमन्यु ने झुककर उसका हाथ पकड़ लिया और जबरदस्ती उसे गाड़ी से बाहर खींच लिया। उसकी कलाई में दर्द की एक तेज लहर दौड़ गई। हवेली के अंदर नौकर चाकर सब स्तब्ध खड़े थे। किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वे कुछ कहें। अभिमन्यु ने उसे अंदर लाकर दहलीज पर खड़ा कर दिया। अब तुम मेरी पत्नी हो, लेकिन याद रखना, ये रिश्ता मेरे लिए सिर्फ एक नाम का है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तुम मेरी जिंदगी में जबरदस्ती आई हो और इस हवेली में तुम एक कोने में पड़ी रहेगी बस। अनामिका के होंठ कांपे, लेकिन वह कुछ नहीं कह पाई। उसकी दुनिया, उसके सपने सब एक झटके में टूट चुके थे। रागिनी जी ने एक गहरी सांस ली और कहा, पहले गृह प्रवेश तो करवा दो। अभिमन्यु ने हंसते हुए कहा, माँ, ये कोई मन से लाई हुई बीवी और बहू नहीं है जो इसके लिए रस्में निभाई जाए।
फिर उसने नौकर को इशारा किया, इसे इसके कमरे में ले जाओ। अनामिका ने हैरानी से उसकी ओर देखा। वह चाहती थी कि कोई उसे इस कैद से बचा ले, लेकिन अब शायद यह सब बेकार था। अभिमन्यु वहां से जा चुका था और अनामिका दरवाजे के बाहर खड़ी आंसू बहा रही थी। सर्वेंट्स को समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या करना चाहिए। तभी रागिनी जी ने एक लेडी सर्वेंट से कहा, आप इन्हें अभिमन्यु के कमरे में ले जाइए। इतना कहकर रागिनी जी अपने कमरे की तरफ चली गईं, क्योंकि अब उनका भी दिमाग खराब हो चुका था और उन्हें कुछ भी सही नहीं लग रहा था। अभिमन्यु अपने कमरे में आया और गुस्से से अपने शेरवानी खोलकर सोफे पर फेंकते हुए बाथरूम में चला गया। सर्वेंट अनामिका को अभिमन्यु के कमरे में ले गई और उसे बेड पर बैठाकर वापस चली गई। अनामिका को कहीं से पानी गिरने की आवाज सुनाई दे रही थी। वह रोते हुए चुपचाप बेड पर बैठ गई। कुछ देर बाद अभिमन्यु टॉवल पहने बाथरूम से बाहर निकला। जैसे ही उसकी नजर अनामिका पर गई, उसका गुस्सा और बढ़ गया। उसने अब तक अनामिका के साथ कुछ नहीं किया था, क्योंकि सबके बीच उसकी माँ थी। वह अपनी माँ की बहुत इज्जत करता था, या यूं कह सकते थे कि भगवान के बाद अगर वह किसी पर भरोसा करता था और जिसकी इज्जत करता था, तो वह सिर्फ और सिर्फ उसकी माँ थी। अभिमन्यु गुस्से से अनामिका के पास आया और उसके हाथ को कसकर पकड़ लिया। फिर उसे घसीटते हुए कमरे के बाहर ले जाने लगा। मैंने तुमसे क्या कहा था? समझ नहीं आया तुम्हें? मैंने तुम्हें सिर्फ अपना नाम दिया है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तुम सिर्फ अनामिका अभिमन्यु राणावत कहलाओगी, लेकिन मेरी जिंदगी में तुम्हारी कोई जगह नहीं होगी। तो जब मेरी जिंदगी में तुम्हारी कोई जगह नहीं है, तो मेरे कमरे में तुम्हारी जगह कहाँ से हो जाएगी? यह कहकर अभिमन्यु ने अनामिका को कमरे से बाहर धक्का दे दिया और दरवाजा उसके मुंह पर बंद कर दिया। अनामिका जाकर दीवार से टकराई और उसके माथे पर चोट लग गई। दर्द से उसके मुंह से एक हल्की चीख निकल गई, लेकिन उसका दर्द सुनने वाला वहां कोई नहीं था। जहां वह अपनी फ्रेंड की जिंदगी बचाने गई थी, अब वहीं उसकी अपनी जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी। अनामिका वहीं दीवार के सहारे नीचे बैठकर रोने लगी। वहीं अंदर अभिमन्यु गुस्से में मिरर के सामने खड़ा था। उसने गुस्से से मिरर पर जोर से मुक्का मारा और कहा, मैं पहले ही शादी के झंझट में नहीं पड़ना चाहता था। बस मॉम, आपकी वजह से मैंने इस शादी के लिए हाँ कहा था, क्योंकि आप चाहती थीं। लेकिन इस लड़की की वजह से अब मैं इसकी जिंदगी नरक बना दूंगा। इसे भी तो पता चले कि अभिमन्यु राणावत की बीवी बनने का असली मजा क्या होता है। अगर इसे प्यार होता तो मैं इसे बताता कि अभिमन्यु राणावत खुद से जुड़े लोगों की कैसे कद्र करता है। लेकिन इस लड़की ने सबके सामने मेरी माँ की इज्जत उछाल दी। अब मैं इसे बताऊंगा कि जीते जी नरक क्या होता है। इससे आगे जानेंगे कि आगे इस कहानी में क्या होगा, लेकिन उसके लिए आप सबको पढ़नी पड़ेगी मेरी ये कहानी, जिसका नाम है हर डेंजरस विलन। और कॉल कट कर दिया। अर्जुन ने फोन अपनी उंगलियों के बीच घुमाते हुए अपने मन में कहा, बहुत शौक है ना इज्जतदार बनने का, चलो आज तुम्हारी इज्जत दिखाता हूं मैं। इतना कहते ही अभिमन्यु के होठों पर एक तिरछी मुस्कान आ गई थी, जिसे देखकर यह बता पाना मुश्किल था कि वह आगे क्या करने वाला है। अभिमन्यु अपने कमरे में आया और वार्डरोब से उसने कुछ निकाला और कमर के पीछे खोंस लिया और कमरे से बाहर निकल गया। जब वह कमरे से बाहर निकला तो उसने देखा कि अनामिका अभी भी दूसरे साइड दीवार से लगकर नीचे बैठी है और वह घुटनों में अपना सिर छुपाकर रो रही है। अनामिका को देखकर ही अभिमन्यु को शादी की मंडप में हुई उसकी इंसल्ट उसे याद आ गई। वो गुस्से से अनामिका को घूरते हुए उसके पास गया, नीचे बैठा और एक झटके से उसके बाल को पकड़कर ऊपर उठाते हुए उससे बोला, ये रोना धोना बंद करो। तुम्हारी वजह से जो मेरी इज्जत का कचरा निकला है, वह मैं तुम्हारे आंसुओं से धोने वाला नहीं हूँ, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। जानती भी हो मैं कौन हूँ, जो तुमने मेरे साथ ऐसा करने की हिम्मत की। अनामिका को अपने बाल खींचने की वजह से बहुत दर्द हुआ था। उसके मुंह से एक बार फिर से चीख निकली थी और उसने अभिमन्यु के हाथ को अपने बालों से छुड़ाते हुए कहा, देखिए मैं नहीं जानती आप कौन है। मैंने बस अपनी फ्रेंड की हेल्प करने के लिए ऐसा किया था, ताकि उसकी जिंदगी बर्बाद ना हो, उसके पेट में पल रहे बच्चे की जिंदगी बर्बाद ना हो। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। आप वो इंसान ना होकर कोई और निकलेंगे, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया था। अभिमन्यु ने अनामिका के बाल छोड़े और कहा, एक बात कहूं, मुझे यह शादी नहीं करनी थी, बस मैं अपनी माँ की वजह से ये शादी कर रहा था। तुम्हें मेरी माँ से माफी मांगनी चाहिए। अगर उन्होंने तुम्हें माफ कर दिया तो मैं तुम्हें मेरे साथ इस रिश्ते से आजाद कर दूंगा, क्योंकि मेरे लिए मेरी इज्जत से ज्यादा मेरी माँ की इज्जत मायने रखती है। तुम्हारी वजह से पूरे भरे मंडप में उस 2 कौड़ी के इंसान ने मेरी माँ से कहा कि उनका बेटा ऐसा धोखेबाज है। तुम्हें पता है उस इंसान की इतनी औकात नहीं कि वह मेरी माँ के सामने खड़ा हो सके, लेकिन मेरी माँ ने उसकी बेटी को मेरे लिए चुना था, इसलिए मैंने इस शादी के लिए हाँ कहा था। और सिर्फ तुम्हारी वजह से उस 2 कौड़ी के इंसान ने मेरी माँ से बदतमीजी की। मैं कैसे बर्दाश्त करूं? माफी मांगो जाकर मेरी माँ से। अगर उन्होंने तुम्हें माफ कर दिया तो तुम्हारी किस्मत, तुम अभिमन्यु राणावत की बीवी तो बनोगी, लेकिन सिर्फ नाम के लिए। फिर अभिमन्यु उठा और 2 कदम आगे बढ़ते हुए फिर अनामिका से बोला, वैसे एक और बात बोलूं, मैं तुम्हें डाइवोर्स देने वाला नहीं हूँ, क्योंकि आज तक ऐसा कभी हमारे खानदान में हुआ नहीं है कि शादी के बाद डाइवोर्स हुआ हो। तो अपने दिल से यह ख्याल निकाल दो, अगर मेरी माँ तुम्हें माफ करती है तो तुम इस घर में रह सकती हो, लेकिन डाइवोर्स नहीं दे सकता मैं तुम्हें।
और रही अपनी बीवी की जगह देने की बात, तो मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मैं शादी करना ही नहीं चाहता था। इतना कहकर अभिमन्यु वहां से जा चुका था और अनामिका खाली आंखों से उसे देख रही थी, जो उसे यह कहकर गया था कि ना तो वह उसे डाइवोर्स देगा और ना ही उसे अपनी बीवी का दर्जा देगा। इसका मतलब तो यही था कि चित्त भी मेरी और पट भी मेरी। अनामिका के लिए यह सब किसी बुरे सपने से कम नहीं था। वह अभी तक सदमे में थी, समझ नहीं पा रही थी कि उसकी जिंदगी इस मोड़ पर कैसे आ गई। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वह धीरे धीरे खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अभिमन्यु की कही हुई बातें उसके दिमाग में हथौड़े की तरह मार रही थीं। मुझे डाइवोर्स भी नहीं मिलेगा और बीवी का दर्जा भी नहीं, उसने खुद से कहा। उसका सिर चकराने लगा। वह वहां से उठना चाहती थी, पर पैरों में जैसे जान ही नहीं थी। उसने अपने चारों तरफ देखा। हर चीज उसके लिए अजनबी लग रही थी। यह सब मैंने किसके लिए किया? अपनी दोस्त के लिए, ताकि उसकी जिंदगी बर्बाद ना हो, लेकिन अब उसकी जिंदगी एक माफी पर आकर टिक गई है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करना चाहिए। क्या वह अभिमन्यु की मां से माफी मांगे? लेकिन क्या उसकी गलती इतनी बड़ी थी कि उसे इस तरह की सजा मिल रही थी? अनामिका धीरे धीरे चलकर अभिमन्यु की मां का कमरा ढूंढने लगी, ताकि वह उनसे बात करके उनसे माफी मांग सके। वैसे तो यह सब उसने जानबूझकर नहीं किया था, लेकिन फिर भी अब यह सब उसके साथ हो रहा था, इसलिए उसे माफी मांगकर यह सब क्लियर करना था, ताकि रागिनी जी अगर उसे माफ कर देती है तो अभिमन्यु उसे इस तरह से टॉर्चर तो नहीं करेगा। तभी एक सर्वेंट ने अनामिका को आगे बढ़ते देख पूछा, मैडम, आप कहाँ जा रही हैं? अनामिका ने सर्वेंट से कहा, मैं मेरी सासू माँ का कमरा ढूंढ रही हूँ। अनामिका को रागिनी का नाम नहीं पता था, लेकिन उसे यह पता था कि वह अभिमन्यु की माँ है, और अभिमन्यु से शादी करने के बाद रागिनी ऑटोमेटिकली अनामिका की सास बन चुकी थी, इसलिए उसने सासू माँ कहा था। तभी सर्वेंट ने अनामिका से कहा, लेकिन मैडम, बड़ी मैडम तो सो चुकी है, और अगर उन्हें डिस्टर्ब करेंगे तो वह गुस्सा करती है। सर्वेंट के मुंह से इतना सुनते ही अनामिका का मुंह उतर गया और उसने कहा, यहाँ गेस्ट रूम नहीं है क्या? मुझे गेस्ट रूम में जाना था। तभी सर्वेंट ने अपना सर झुकाते हुए कहा, लेकिन मैडम, आप तो सर की वाइफ हैं, तो आप गेस्ट रूम में क्यों जाना चाहती हैं? आप अपने कमरे में जाइए। इतना कहकर सर्वेंट वहां से चली गई और अनामिका वहीं खड़ी सर्वेंट को जाते हुए देख रही थी। वह सर्वेंट से कैसे कहती कि वह अभिमन्यु के कमरे में नहीं जा सकती है, क्योंकि अभिमन्यु ने ही उसे अपने कमरे से बाहर निकाल दिया था। अनामिका वापस आकर अभिमन्यु के कमरे से दूसरी साइड बैठ गई। उसे खुद के ऊपर गुस्सा आ रहा था कि यह सब करने से पहले उसने पूरी इन्फॉर्मेशन उस लड़के की क्यों नहीं निकाली जिसने उसकी फ्रेंड को धोखा दिया था, और वह क्यों अभिमन्यु की शादी रोकने के लिए चली गई, क्योंकि एक तो अनामिका की जबरदस्ती शादी हो गई और ऊपर से वह जिसकी शादी रोकना चाहती थी वह भी नहीं रोक पाई। अनामिका वहीं दीवार से टिक कर बैठी रही। उसकी आंखें सूनी हो चुकी थीं, दिमाग शून्य था। अब क्या करूं? यह सवाल उसके दिमाग में बार बार गूंज रहा था। वह चाहकर भी खुद को इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकाल पा रही थी। थोड़ी देर तक उसी तरह बैठने के बाद उसने फैसला किया कि उसे इंतजार करना होगा। सुबह होते ही मैं इस डेविल की माँ से बात करूंगी। अगर उन्होंने मुझे माफ कर दिया तो शायद ये डेविल भी थोड़ा नर्म हो जाएगा। लेकिन क्या यह इतना आसान था? अनामिका ने एक गहरी सांस ली और उठकर खड़ी हो गई। उसका जिस्म अब पूरी तरह थक चुका था। मुझे किसी भी हालत में यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता निकालना होगा, उसने खुद से कहा। लेकिन यहाँ से जाने के लिए उसे पहले इस शादी से आजाद होना पड़ेगा, और अभिमन्यु ने साफ कह दिया था कि वह डाइवोर्स नहीं देगा। क्या अब पूरी जिंदगी मुझे इसी कैद में रहना होगा? यह सोचते ही उसकी आंखों में फिर से आंसू आ गए। एक कार तेजी से आकर एक सुनसान जगह पर रुकी। एक आदमी पैसेंजर सीट से बाहर निकला और जाकर उसने बैक सीट का डोर ओपन किया। तभी ट्राउजर और शर्ट पहने अभिमन्यु बाहर निकला और सुनसान सड़क पर आगे चलने लगा। यह एक जंगल जैसा एरिया था। कुछ आगे जाते ही एक बड़े से पेड़ के पास अभिमन्यु ने पंजे की छाप पर अपनी हथेली रखी, तो वह पेड़ जो दो आपस में जुड़े हुए थे वह साइड हट गए और एक रास्ता बन गया। अभिमन्यु उस रास्ते पर आगे बढ़ गया। उसी के पीछे उसका बॉडीगार्ड जैक उसके पीछे चल रहा था। जैक ऐसा शख्स था जिसके आगे कोई टिक नहीं पाता था। इसे आगे जानेंगे कि आगे इस कहानी में क्या होगा, लेकिन उसके लिए आप सबको पढ़नी पड़ेगी मेरी ये कहानी, जिसका नाम है हर डेंजरस विलन। कुछ आगे जाते ही एक बड़े से पेड़ के पास अभिमन्यु ने पंजे की छाप पर अपनी हथेली रखी, तो वह पेड़ जो दो आपस में जुड़े हुए थे वह साइड हट गए और एक रास्ता बन गया। अभिमन्यु उस रास्ते पर आगे बढ़ गया। उसी के पीछे उसका बॉडीगार्ड जैक उसके पीछे चल रहा था। जैक ऐसा शख्स था जिसके आगे कोई टिक नहीं पाता था। मार्शल आर्ट, बॉक्सिंग करने और फायरिंग वह सब कर सकता था। यहाँ तक कि अगर जैक की आंखों की रोशनी भी चली गई तो भी वह आवाज को सुनकर फायर कर सकता था, और उसका निशाना बिल्कुल सटीक लगता था। झुकने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, और यह सब अभिमन्यु ने ही उसे सिखाया था, ताकि जैक रागिनी जी की हिफाजत के लिए उनके साथ रह सके। लेकिन जब रागिनी जी घर पर होती है तो जैक अभिमन्यु के साथ ही रहता है। अभिमन्यु जैक के अलावा किसी और पर भरोसा नहीं करता था, क्योंकि जैक अभिमन्यु के पापा अभिलाष राणावत के ड्राइवर का बेटा है।
दोनों ने एक साथ ही पढ़ाई की है और दोनों ही खुद को ट्रेन करने के लिए रोज इन सब चीजों की प्रैक्टिस करते रहते हैं। इसलिए अभिमन्यु को जैक पर सबसे ज्यादा भरोसा है कि जैक अपनी जान देकर भी रागिनी जी और अभिमन्यु की हिफाजत करेगा। और ऐसा कई बार हुआ है जब अभिमन्यु पर जानलेवा हमला हुआ और अभिमन्यु से पहले उस गोली पर जैक ने अपना नाम लिखवाया है। जैक की बॉडी में कई जगह गोलियों के निशान बने हैं और अभिमन्यु की बॉडी में भी। इसके बारे में रागिनी जी को आज तक कुछ भी नहीं पता। उसी रास्ते में कुछ आगे जाने पर एक बड़ा सा घर था जो देखने में बाहर से बिल्कुल खंडहर की तरह लग रहा था। जैक ने आगे बढ़कर एक स्विच को दबाया तो दीवार स्लाइड होकर साइड हट गई। जैक ने हाथ के इशारे से अभिमन्यु को आगे जाने के लिए कहा। अभिमन्यु आगे बढ़ा तो उसके पीछे जैक ने आकर अंदर बने स्विच को दबाया, जिससे फिर से दीवार स्लाइड होकर पहले जैसी बन गई। जैसे कि वह दीवार तो शुरू से ही वैसी थी, दरवाजा खुला ही न हो। वहां बिल्कुल अंधेरा था, लेकिन जैसे जैसे अभिमन्यु और जैक अपने कदम आगे बढ़ा रहे थे वैसे ही वैसी लाइट जलती जा रही थी। वे दोनों स्टेयर से नीचे उतर रहे थे, जहां से हल्की हल्की रोशनी आ रही थी और नीचे से कुछ आवाज भी आ रही थी। जैसे जैसे अभिमन्यु और जैक नीचे उतरते गए, हल्की रोशनी तेज होती गई और आवाजें भी साफ सुनाई देने लगीं। नीचे एक बड़ा सा हॉल था जहां कई लोग कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठे काम कर रहे थे। चारों ओर बड़ी बड़ी स्क्रीन लगी थी जिन पर अलग अलग जगहों के लाइव फीड दिखाई दे रहे थे। हॉल के बीचों बीच एक लंबी टेबल थी जिस पर कुछ वेपन्स और फाइलें रखी थीं। टेबल के पास ही एक शख्स खड़ा था जिसने अभिमन्यु को देखते ही तुरंत सीधा होकर उसे ग्रिट किया। बॉस, हमने आपकी बताई हुई सारी जानकारी इकट्ठी कर ली है, उस शख्स ने सीरियस आवाज में कहा। अभिमन्यु ने बिना टाइम वेस्ट किए टेबल पर रखी फाइल उठाई और उसके पन्ने पलटने लगा। जैक एक तरफ खड़ा होकर चारों ओर नजरें घुमा रहा था, मानो किसी भी अनजाने खतरे के लिए तैयार हो। क्या सब कुछ कंफर्म है? अभिमन्यु ने बिना नजर उठाए पूछा। यस बॉस, हमने 3 अलग अलग सोर्स से वेरीफाई किया है। टारगेट फिलहाल साउथ ब्लॉक के एक सीक्रेट लोकेशन में है और उसके साथ सिर्फ 4 गार्ड्स हैं। अभिमन्यु ने फाइल बंद की और गहरी सांस लेते हुए जैक की तरफ देखा। जैक ने हाँ में सर हिलाया। अभिमन्यु ने फाइल टेबल पर रखी और वहां से दूसरे कमरे की तरफ चला गया। दूसरे कमरे का माहौल यह था कि एक आदमी रस्सी से बंधा हुआ ऊपर लटक रहा था और उसके पैरों के पास एक ड्रम के ऊपर पटरा रखा हुआ था जिस पर वह शख्स टिका हुआ था और वह कभी इधर लुढ़क कर आता तो कभी उधर लुढ़क कर जाता। ऐसे में अगर वह एक तरफ झुल गया तो उसके गले पर बंधी रस्सी कस जाएगी और वह ऊपर पहुंच जाएगा। वहीं इस कमरे में एक लड़की भी थी जो चेयर से बंधी हुई थी और उसके मुंह पर पट्टी बंधी हुई थी जिससे वह सामने रस्सी से लटके हुए शख्स को देख तो पा रही थी, लेकिन न तो कुछ बोल पा रही थी और न ही उस शख्स को बचाने के लिए कुछ कर पा रही थी। अभिमन्यु उस कमरे के अंदर दाखिल हुआ और उसने उन दोनों आदमी और उस लड़की को देखा। फिर उसने उस आदमी के पास जाकर उसे घूरते हुए कहा, बड़ा शौक था इज्जतदार घराने में शादी करने का। मेरी माँ को क्या कहा था कि तुम्हारा बेटा धोखेबाज है जिसने किसी लड़की को धोखा दिया है? अभिमन्यु ने उस लड़की की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें एक ऐसे लड़के से शादी करनी है जो आज तक किसी को धोखा न दिया हो, लेकिन खुद के कैरेक्टर को भी तो देखो। तुमने आज तक 50 बॉयफ्रेंड बनाए हैं और उन सबको लूटने के बाद छोड़ दिया है और अब तक तुमने कई बार अबॉर्शन भी कराया है। अब उसका नतीजा यह है कि अब तुम कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती हो। अभिमन्यु के मुंह से यह सारी बातें सुनकर उस लड़की की आंखें लगभग बाहर आने को थीं, क्योंकि आज तक उस लड़की के बारे में इतना सब कुछ कोई नहीं जानता था। यह लड़की कोई और नहीं बल्कि वही दुल्हन थी जिसने अभिमन्यु से भरे मंडप में शादी करने से इनकार कर दिया था और रस्सी से लटका हुआ शख्स उस लड़की का बाप था जिसने रागिनी जी को इस शादी के लिए मना किया था। वह शख्स कुछ कहना चाहता था, लेकिन अभिमन्यु ने बिना मौका दिए जैक को कुछ इशारा किया, जिस पर जैक, जो कमरे के दरवाजे पर खड़ा था, वह बाहर चला गया। और कुछ देर के बाद जब वह अंदर आया तो उसके साथ 8-10 हट्टे कट्टे नौजवान थे। ये सब ऐसे खूंखार आदमखोर थे कि अभिमन्यु के कहने पर वे किसी इंसान का मांस भी खा सकते थे। ये सब अभिमन्यु के लिए काम करते थे, क्योंकि अगर अभिमन्यु को किसी को सजा देना होता था तो वह या तो उस इंसान को इनके आगे फेंक देता था या फिर इन्हें उस इंसान को खाने का ऑर्डर देता था। अभिमन्यु ने उस लड़की की तरफ देखते हुए उन सबसे कहा, ये एक बहुत इज्जतदार घराने की लड़की है, तो मैं तुम सबको इसकी इज्जत उतारने के लिए कहता हूँ। इसके साथ जो करना है करो। इसकी चीखें बाहर तक जानी चाहिए और इसके बाप की आंखों के सामने। और जब यह लड़की मर जाए तो इसे तुम सब खा सकते हो, इसकी स्किन बहुत सॉफ्ट है ना, इसलिए। और इसके बाप के मरने के बाद इसे पीछे बने तालाब में फेंक देना, ये मगरमच्छों के पेट भरने के काम आएगा। इतना कहकर अभिमन्यु कमरे से बाहर निकल गया। उसके बाहर निकलते ही उसके लोग उस लड़की पर टूट पड़े और उसकी चीखने चिल्लाने की आवाजें अभिमन्यु के कानों तक आ रही थीं। वहीं दूसरी तरफ अनामिका अभी तक उसी जगह बैठी हुई थी, लेकिन अब उसे अपने ही कपड़ों में सनी हुई हल्दी से परेशानी हो रही थी। अनिरुद्ध ने जो हल्दी उसके चेहरे और गर्दन पर लगाई थी वह अब भी वैसे ही लगी हुई थी और अब अनामिका को ईचिंग महसूस होने लगी थी। अनामिका ने खुद से कहा, ऐसे मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी, मुझे डर कर और सहम करके नहीं रहना चाहिए। मुझसे गलती हुई है, लेकिन जानबूझकर नहीं, अनजाने में हुई है।
मैंने किसी की जिंदगी संवारने के लिए यह सब किया था, लेकिन अब जो हो गया सो हो गया। अगर मैं इस तरह रोती रही तो कुछ नहीं बदलेगा, क्योंकि मुझे जैसे भी सुबह तक का वेट तो करना ही पड़ेगा। उसने खुद को संभालते हुए कहा। तो अनु, अब उठ, खुद गेस्ट रूम ढूंढ ताकि मैं खुद को साफ कर सकूं। और जब तक वह राक्षस डेविल वापस आता है, मैं गेस्ट रूम में थोड़ी देर आराम कर लूंगी। यह कहकर अनामिका अपनी जगह से उठी और आगे बढ़ने लगी। वह धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए गेस्ट रूम की ओर जाने लगी, लेकिन तभी अचानक किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। वह एक पल के लिए ठिठक गई। इतनी रात को कौन हो सकता है? मुझे तो यहाँ के बारे में कुछ पता भी नहीं है। अनामिका के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने चारों ओर नजरें दौड़ाईं, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आया। फिर उसने हल्के कदमों से चलना शुरू किया, लेकिन तभी किसी ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया। अनामिका की सांसें थम गईं। उसने घबराकर पीछे देखा, ये और कोई नहीं बल्कि अभिमन्यु था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अभिमन्यु की आवाज में पहले वाली सख्ती थी, जिससे अनामिका अब तक वाकिफ हो चुकी थी। अनामिका ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन अभिमन्यु ने उसकी कलाई और जोर से पकड़ ली। मैं बस गेस्ट रूम में जा रही थी, अनामिका ने लड़खड़ाती हुई आवाज में कहा। अभिमन्यु ने उसे एक पल घूरा, फिर रूह कंपा देने वाले लहजे में कहा, यहाँ तुम्हारी कोई मन मर्जी नहीं चलेगी। तुम्हें रहना वहीं होगा जहां मैं चाहूंगा। ये कहने के बाद अभिमन्यु अनामिका को खींचते हुए अपने कमरे की तरफ लेकर जाने लगा। अनामिका ने उसके हाथ से अपनी कलाई छुड़ाई और सीधे उसके करीब आकर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, आप मुझे इस तरह रोक नहीं सकते। ये शादी अपने जबरदस्ती की है, तो कम से कम मुझे चैन से जीने का हक तो दीजिए। अभिमन्यु ने एक हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, हक? तुम्हें लगता है कि तुम्हें कोई हक मिलेगा? तुमने मेरी इज्जत पर दाग लगाया है, और जब तक मैं चाहूंगा तुम इसी घर में, इसी रिश्ते में बंधी रहोगी। अनामिका को अब यकीन हो गया कि अभिमन्यु इतनी आसानी से उसे छोड़ने वाला नहीं था, लेकिन वह भी हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने मन ही मन फैसला कर लिया, अगर अभिमन्यु उसे इस रिश्ते में कैद रखना चाहता है, तो उसे भी इससे निकलने का कोई न कोई रास्ता निकालना ही होगा। इससे आगे जानेंगे कि आगे इस कहानी में क्या होगा, लेकिन उसके लिए आप सबको पढ़नी पड़ेगी मेरी ये कहानी, जिसका नाम है हर डेंजरस विलन। अभिमन्यु के ये सब कहने पर अनामिका ने उससे अपने हाथ को छुड़ाते हुए कहा, देखिए, माना कि मुझसे गलती हुई है, लेकिन मैंने गलती जानबूझकर नहीं की है, अनजाने में की है। आपको किसने कहा था एक ही दिन शादी करने के लिए? और आपका नाम पता है? आपका नाम अभिमन्यु राणावत है, और जिस लड़के से मेरी फ्रेंड प्यार करती थी, जिस कमीने ने उसे धोखा दिया, उसका नाम अभिमन्यु राठौर था। तो मुझे कंफ्यूजन होना तो लाजिमी था ना? और वह भी, शादी भी एक ही मैरिज हॉल में थी। आपकी फर्स्ट फ्लोर पर थी और उसकी सेकंड फ्लोर पर थी। बस शायद इसी में मुझे गलतफहमी हुई, और मैं उस कमीने की शादी रुकवाने की जगह आपकी शादी रुकवाने चली आई थी। इसमें मेरी गलती कहाँ है? देखिए, मैंने किसी की जिंदगी संवारने के लिए, एक बच्चे को बिना बाप के पलने के लिए, मजबूर होने से बचाने के लिए ऐसा किया था, लेकिन मेरे ही साथ यह सब हो गया। मैं बिना मर्जी के आपकी दुल्हन बन गई, आपकी बीवी। अब मैं क्या करूं? आप मुझे ना तो बीवी होने का दर्जा देना चाहते हैं, और ना ही मुझे डाइवोर्स देकर इस रिश्ते से आजाद करना चाहते हैं। तो फिर अब मैं क्या करूं, बोलिए? अनामिका की एक ही सांस में यह सब कुछ कहने से अभिमन्यु बस उसकी शक्ल देखने लगा था। अभिमन्यु ने अपने कान में उंगली डालकर हिलाते हुए अनामिका से कहा, कितना बोलती हो? मुंह दर्द नहीं करता तुम्हारा? चुपचाप से अभी कमरे में चलो। अगर मॉम ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो वह मुझसे ही सवाल करेंगी कि इतनी रात को मैंने अपनी बीवी को कमरे से बाहर क्यों निकाला। वह क्या है ना, शादी तो मैंने तुमसे कर ली है, लेकिन मेरी माँ को क्या पता कि मुझे तुम में या इस शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अभिमन्यु अनामिका को खींचते हुए अपने कमरे की तरफ लेकर जाने लगा। जब वह कमरे में आया तो उसने झटके से अनामिका को कमरे के अंदर धक्का दिया और खुद भी अंदर आकर दरवाजा बंद करते हुए अनामिका से बोला, अब यहाँ पड़ी रहो, मुझे कोई मतलब नहीं है। इतना कहकर अभिमन्यु वापस बाथरूम में गया। उसने शावर लिया और वह बाहर आकर बेड पर लेट गया। अनामिका अभी तक वहीं पर खड़ी बस उसे देख रही थी। उसने ऊपर देखते हुए कहा, भगवान जी, अगर आपको अनवांटेड ब्राइड ही बनाना था तो इस डेविल की क्यों बनाया? किसी और किंड हार्टेड पर्सन की क्यों नहीं बनाया? कम से कम वह प्यार तो करता, बीवी तो मानता। लेकिन यह तो ना तो डाइवोर्स देना चाहता है और ना ही बीवी मानना चाहता है। इसकी तो मैं मन कर रहा है जाकर गलत दबा दूं अभी। अनामिका अभी बिल्कुल अलग लग रही थी, जैसे कि कुछ देर पहले वह अभिमन्यु के उसे धक्का देने से और वह कड़वी बातें कहने से रो रही थी, लेकिन अब भी वह बिल्कुल अलग लड़की लग रही थी, जो कि अभिमन्यु का गला तक दबाने के लिए तैयार थी। तभी अभिमन्यु ने कहा, जो भी तुम्हारे दिमाग में ख्याल चल रहा है ना, उसे अपने दिमाग से निकाल कर बाहर फेंक दो, क्योंकि तुम ऐसा कुछ कर नहीं पाओगी। इतना कहकर अभिमन्यु ने करवट लेकर अपनी आंखें बंद कर लीं। अनामिका अभी भी उसे घूरे जा रही थी। तभी उसे फिर से अभिमन्यु की आवाज सुनाई दी, मुझे घूरना बंद करो और जाकर कोई कोना पकड़ लो। अनामिका ने अपना मुंह बनाते हुए कहा, कोना क्यों पकड़ूं? इतना बड़ा कमरा है, इतना बड़ा बेड है, मैं बेड का एक साइड क्यों ना पकड़ूं? बीवी हूं ना तो अब बीवी को झेलो, क्योंकि मैं उस टाइप की लड़की नहीं हूं कि पूरे वक्त आंसू बहाती रहूं, सामने वाले इंसान की रहमो करम पर जीऊं। मैं अपनी चीज लेना जानती हूं,
और अगर मुझे जबरदस्ती बीवी बनाया है तो जबरदस्ती मुझे झेलना भी पड़ेगा। मैं अनामिका हूँ, अनामिका सिसोदिया, और मैंने अपनी मम्मी पापा को प्यार से रहते हुए देखा था, तो बस अब आपको भी मुझे झेलना पड़ेगा। मिस्टर डेविल अभिमन्यु राणावत। अभिमन्यु कहने के लिए तो बेड पर सो रहा था, लेकिन वह सो नहीं रहा था, बल्कि अपने हाथों से अपनी आंखों को ढके हुए अनामिका की हर एक हरकत को देख रहा था। अभिमन्यु को लिप रीडिंग आती थी और वह अनामिका की लिप रीडिंग कर रहा था। जब उसने अनामिका की लिप रीडिंग को पढ़ा, जो उसने कहा था, मिस्टर डेविल अभिमन्यु राणावत, तो अभिमन्यु के होठों पर एक डेविल स्माइल आ गई और उसने खुद से कहा, नाइस नेम मिस्टर डेविल अभिमन्यु राणावत। तो अब मिस्टर अभिमन्यु राणावत को डेविल बनकर ही दिखाना होगा, और जो कि यह खुद को इतनी 30 मार खां समझ रही है ना, इन्हें भी उनकी जगह दिखानी होगी, जिससे यह दोबारा मुझसे ना उलझे, क्योंकि अगर इन्हें इनकी जगह ना दिखाई जाए तो यह मुझ पर ही छड़ेंगी, और मैं किसी को अपने ऊपर बर्दाश्त नहीं कर सकता। कुछ देर में अभिमन्यु सो चुका था, लेकिन अनामिका अभी भी उसी जगह पर खड़ी थी और अभिमन्यु को घूर भी रही थी और उसे कोस भी रही थी। फिर अनामिका बाथरूम में चली गई। उसने रगड़ रगड़ कर खुद को साफ किया, क्योंकि हल्दी से पूरा उसका बदन खराब हो रहा था और उसे ईचिंग भी हो रही थी। और जब अभिमन्यु ने उसकी मांग में सिंदूर भरा था, तो उसने पूरी तरह से उसकी मांग को मुट्ठी भर सिंदूर से भरकर फैला दिया था, जिसकी वजह से सिंदूर पूरा उसके माथे पर लगा हुआ था। अनामिका खुद को साफ करते हुए बड़बड़ा रही थी, मैं उस अभिमन्यु राठौर को तो छोड़ूंगी नहीं। उस साले कमीने की वजह से आज मेरे साथ यह सब हुआ। उसने पहले मेरी फ्रेंड को धोखा दिया और उसकी वजह से आज मैं यहाँ इस अभिमन्यु राणावत की अनवांटेड ब्राइड बनकर रह गई हूँ। ये मुझे डाइवोर्स नहीं देना चाहता। अगर डाइवोर्स दे देगा तो इसका क्या जाएगा? अगर इस शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं था तो अपनी माँ से कहता कि मुझे शादी नहीं करनी, लेकिन शादी भी करनी थी और एटीट्यूड भी दिखाना है कि शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन मैं भी अनामिका हूँ, अनामिका सिसोदिया। आज तक मैंने हारना नहीं सीखा। तो ठीक है, मेरी फ्रेंड के बॉयफ्रेंड की शादी में नहीं रोक पाई तो क्या हुआ? उसने किसी और से शादी कर ली, लेकिन मैं अब उसे बर्बाद करके ही दम लूंगी। कंप्यूटर स्किल्स जानती हूँ, उसकी ऐसी ऐसी पिक्चर्स वायरल करूंगी सोशल मीडिया पर कि साले की बीवी उसे छोड़कर भाग जाएगी, और मेरा जो यह पति परमेश्वर है, इसकी भी जिंदगी अब मैं झंड बनाऊंगी। अगर यह मुझे डाइवोर्स देने पर मजबूर नहीं कर हो गया ना, तो मेरा नाम भी अनामिका सिसोदिया नहीं। यह कहते हुए अनामिका अपने गीले बालों को पीछे की तरफ झटकाने लगी। अनामिका के पास अभी पहनने के लिए कोई कपड़े नहीं थे, तो उसने शावर लेने के बाद रैक पर टंगे हुए बाथरोब को उठाया और पहन लिया। फिर उसने बाथरूम का नॉट बहुत टाइट से बांध लिया, जैसे कि उसे खोलने की कोशिश करने पर खुले ही ना, क्योंकि वह अभिमन्यु के साथ उसके कमरे में अकेली थी। शादी हुई थी, लेकिन इस शादी में दोनों ही कोई इंटरेस्ट नहीं रखते थे। लेकिन फिर भी अनामिका एक लड़की थी और उसे इस बात का डर था कि कहीं अभिमन्यु ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की तो, इसलिए वह जोर से बाथरॉब का नॉट बांधकर एक तौलिए से अपने बालों को पोंछते हुए बाहर निकली। उसने देखा कि अभिमन्यु तो पहले ही सो चुका था। उसने राहत की सांस ली और एक पिल्लो उठाकर सोफे पर आकर लेट गई। उसके बाल फ्लोर तक झूल रहे थे, क्योंकि वे इतने लंबे थे कि उसकी कमर से नीचे तक आते थे। अनामिका सोफे पर लेटी और दिन भर जो भी उसके साथ हुआ था, उसकी वजह से उसकी बॉडी पूरी तरह से थक चुकी थी, इसीलिए वह सोफे पर लेटते ही गहरी नींद में सो गई। उसके सोते ही अभिमन्यु की आंखें खुलीं और वह सोफे पर सो रही लड़की को देखने लगा। उसने मन ही मन कहा, मुझे वैसे भी ज्यादा दिन इंडिया में रहना नहीं है, तो मुझे तुम्हारे साथ रिश्ता बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और जब मुझे यहाँ रहना ही नहीं है तो मैं तुम्हें अपनी लाइफ में जगह देकर करूंगा क्या? मैं यहाँ से बस कुछ दिनों में चला जाऊंगा, और मुझे एक ऐसी लड़की चाहिए थी जो मेरी माँ के साथ रहे और उनका ख्याल रखे, और इसलिए ही तो मैंने मेरी माँ के कहने पर शादी के लिए हाँ कहा था। लेकिन वह शादी तो हुई नहीं, इसलिए अब तुम मेरी माँ के साथ रहो और उनका ख्याल रखो। बस इससे ज्यादा तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं बनेगा। सुबह की हल्की रोशनी कमरे में फैलने लगी थी। अनामिका की नींद अचानक खुली और उसने खुद को सोफे पर ही पाया। उसकी कमर में हल्का दर्द हो रहा था, क्योंकि उसने एक भी बार ठीक से करवट नहीं बदली थी। वह हल्के से उठी और देखा कि अभिमन्यु अभी भी बेड पर सो रहा था। डेविल कहीं का, इसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि मैं सोफे पर पड़ी रही। अनामिका बड़बड़ाई। उसने घड़ी की तरफ देखा। सुबह के 6 बज रहे थे। इससे आगे जानेंगे कि आगे इस कहानी में क्या होगा, लेकिन उसके लिए आप सबको पढ़नी पड़ेगी मेरी ये कहानी, जिसका नाम है हर डेंजरस विलन। डेविल कहीं का, इसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि मैं सोफे पर पड़ी रही। अनामिका बड़बड़ाई। उसने घड़ी की तरफ देखा। सुबह के 6 बज रहे थे। अनामिका ने सोचा कि वह जल्दी से फ्रेश हो जाए, इससे पहले कि अभिमन्यु उठे। वह बाथरूम में जाकर खुद को आईने में देखने लगी। उसकी आंखों के नीचे हल्की सूजन थी, शायद ज्यादा रोने और रात भर की थकान की वजह से। उसने ठंडे पानी से अपना चेहरा धोया और गहरी सांस ली। अनामिका ने सोचा, अब मुझे भी कोई ढंग के कपड़े लेने होंगे। मैं कब तक इस बाथरूम में घूमती रहूंगी? और मुझे आंटी से भी तो बात करनी है, उनके सामने ऐसे तो नहीं जा सकती ना। वही कमरे में जब अभिमन्यु की आंखें खुली तो उसकी नजरें सोफे पर चली गईं, जहां अनामिका नहीं थी। वह उठकर बेड पर बैठ गया। तभी उसे बाथरूम से पानी गिरने की आवाज सुनाई दी।
तो उसे समझ आया कि अनामिका बाथरूम में है, तो वह उठकर कमरे से बाहर चला गया। अभिमन्यु के कमरे से जाते ही अनामिका कमरे में आई तो उसने देखा कि अभिमन्यु कमरे में नहीं है, बेड खाली है। अनामिका ने खुद से कहा, अब यह डेविल कहाँ चला गया? अच्छा ही है चला गया, कम से कम सुबह सुबह इसकी शक्ल देखनी नहीं पड़ी और इसकी टॉर्चर भी नहीं सहनी पड़ी। तो अब मैं कपड़े देख लेती हूँ। अनामिका ने जाकर अभिमन्यु के कपबोर्ड को खोला और अपने लिए कपड़े देखने लगी, लेकिन उसे कपबोर्ड में तो सिर्फ लड़कों के कपड़े थे, यानी कि अभिमन्यु के। तो उसने एक रेड कलर का टी शर्ट निकाला और एक ट्राउजर निकाला और उन्हें पहनने लगी। टी शर्ट अनामिका को बहुत लूज आ रही थी, जैसे कि एक और अनामिका उसमें एडजस्ट हो सकती थी, लेकिन इस टी शर्ट और ट्राउजर में अनामिका बहुत क्यूट नजर आ रही थी। उसने ड्रेसिंग टेबल से कंघी उठाई और अपने बालों को कंघी करने लगी। बाल सुलझाने के बाद अनामिका ने ढीली चोटी कर ली और कुछ लौटें उसके चेहरे को चूम रही थीं। अनामिका ने मिरर में खुद को देखा और वह कमरे से बाहर निकल गई। उसे रागिनी जी से बात करनी थी। अनामिका सीढ़ियों से नीचे आई, लेकिन डाइनिंग हॉल में कोई नहीं था। अभी सुबह के 6:30 बज रहे थे, तो कैसे कोई होता? लेकिन सर्वेंट उठ चुके थे और वह अपना काम कर रहे थे। तभी एक सर्वेंट ने अनामिका से आकर पूछा, मैडम, आपको कुछ चाहिए? चाय, नाश्ता या कॉफी? अनामिका ने कहा, वह आंटी जी उठ गई क्या? मुझे उनसे कुछ बात करनी थी। सर्वेंट ने अपने हाथ में कॉफी मग दिखाते हुए कहा, मैडम का सर दुख रहा है, तो यह कॉफी मैं उनके लिए लेकर जा रही हूँ। तभी अनामिका ने सर्वेंट के हाथ से कॉफी मग लेते हुए कहा, मैं यह दे दूंगी, मुझे उनसे बात करनी है, आप मेरे लिए अदरक वाली चाय बना दीजिए। इतना कहकर अनामिका ने रागिनी जी का कमरा पूछा और उनके कमरे की तरफ चली गई। जब वह कमरे के दरवाजे पर पहुंची तो उसने देखा कि रागिनी जी बेड पर बैठी हुई हैं और अपने सर को हाथों से दबा रही हैं। अनामिका ने कमरे के डोर पर नॉक किया तो रागिनी जी ने कहा, अंदर आ जाओ। अनामिका उनके पास गई और उनके सामने कॉफी मग रखते हुए बोली, यह लीजिए आपकी कॉफी, लेकिन अगर आपके सर में दर्द है तो आपको कॉफी नहीं, अदरक वाली चाय पीनी चाहिए। अनामिका की मीठी आवाज सुनकर रागिनी जी ने उसकी तरफ देखा और पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और ये कपड़े? तुमने अभिमन्यु के कपड़े पहने हैं? रागिनी जी के अनामिका के कपड़ों के बारे में पूछने पर अनामिका ने अपने कपड़ों की तरफ देखा और कहा, जी, मेरे पास और कुछ नहीं था पहनने के लिए, तो मैंने उनके कपड़े पहन लिए। रागिनी जी को अनामिका बहुत क्यूट लग रही थी और वह खूबसूरत भी थी। रागिनी जी ने पूछा, तो तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? रागिनी जी के यह पूछने पर अनामिका उनके पास फर्श पर बैठी और उनके हाथ को पकड़ते हुए बोली, आंटी जी, मुझे आपसे बात करनी है, प्लीज मेरी पूरी बात सुन लीजिएगा, उसके बाद आप बताइएगा कि मेरी कहाँ पर गलती है। मैंने जो भी किया था वह जानबूझकर नहीं किया था। अनामिका के यूं हाथ पकड़कर नीचे फर्श पर बैठने पर रागिनी जी उसे देखने लगी। तभी अनामिका ने कहा, आंटी जी, मैं और मेरी फ्रेंड दोनों अनाथ हैं। हम साथ में अनाथ आश्रम में रहते थे, लेकिन अब जब बड़े हो चुके हैं तो हम अपना फ्लैट लेकर रह रहे हैं। दोनों जॉब करते हैं और अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहे हैं। लेकिन मेरी फ्रेंड को एक लड़के से प्यार हो गया जिसका नाम अभिमन्यु राठौर है। उन दोनों ने अपनी हदें पार की और मेरी फ्रेंड प्रेग्नेंट हो गई। जब उसने उस लड़के को अपने प्रेग्नेंट होने के बारे में बताया तो उस लड़के ने उसे ठुकरा दिया और किसी और से शादी करने वाला था। जब मेरी फ्रेंड ने ये बात मुझे बताई तो मुझे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि आंटी, हम दोनों ही अनाथ हैं। हम नहीं चाहते थे कि एक और बच्चा इस दुनिया में आए जिसका बाप का कोई नाम ना हो, जिसे अनाथ बनकर जीना पड़े। और अनाथों की जिंदगी कैसी होती है ये हमसे बेहतर कौन जान सकता था। मेरी फ्रेंड ने जब यह सुना कि उसका बॉयफ्रेंड उसे छोड़कर किसी और से शादी कर रहा है तो उसने सुसाइड करने की कोशिश की। मेरी जिंदगी में मेरी फ्रेंड के अलावा कोई नहीं है, और अगर उसे कुछ हो जाता तो मैं किसके लिए जीती? कैसे जीती अकेले? इसलिए मैंने उसके बॉयफ्रेंड की शादी तुड़वाने की कोशिश की, ताकि जैसे भी हो उसे मेरी फ्रेंड से शादी करनी पड़े, ताकि मेरी फ्रेंड को उसका प्यार मिल सके और उसके बच्चे को उसका बाप। लेकिन मुझसे गलती ये हुई कि जिस हॉल में उस लड़के की शादी हो रही थी उसी हॉल में इनकी भी शादी हो रही थी, आपके बेटे की। तो गलती से मैं अभिमन्यु राठौर की शादी के मंडप की जगह अभिमन्यु राणावत की शादी के मंडप में पहुंच गई, और मैंने शादी तुड़वाने के लिए जो भी किया वह आपको पता है। तो आंटी जी, आप ये बताइए कि मैंने क्या गलत किया जो मेरे साथ ये सब हो गया? अगर मेरी फ्रेंड की जगह आपकी बेटी होती और उसके साथ किसी ने ऐसा किया होता, उसे धोखा दिया होता, उसे प्रेग्नेंट करके छोड़ दिया होता, तो क्या आप उसके लिए कुछ नहीं करती? बताइए आंटी। आपके बेटे ने मुझसे कहा है कि अगर आप मुझे माफ करती हैं तो वह मुझे माफ करेंगे। तो आंटी, क्या मैं आपसे यह उम्मीद कर सकती हूँ कि आप मेरी बात सुनने के बाद मुझे माफ करेंगी? क्योंकि मेरी इतनी बड़ी गलती नहीं है जितनी बड़ी मुझे सजा मिल रही है। इन्होंने कहा कि वह मुझे डाइवोर्स नहीं देंगे, लेकिन मुझे बीवी होने का दर्जा भी नहीं देंगे। ठीक है, ऐसे में अनवांटेड ब्राइड बनाकर मुझे उनकी लाइफ में जगह भी नहीं पाना। लेकिन अगर यह मुझे डाइवोर्स नहीं देंगे तो मैं उनके साथ इस घर में कैसे रहूंगी आंटी जी? अगर आप मुझे माफ कर देती हैं और आप इन्हें मुझे डाइवोर्स देने के लिए कहती हैं तो इनकी लाइफ भी सही हो जाएगी और मेरी लाइफ भी। प्लीज, आप बात को समझिए। अनामिका के सब कुछ कहकर चुप होने पर रागिनी जी उसे देखने लगी थी, क्योंकि अनामिका सच ही तो कह रही थी। रागिनी जी कुछ देर उसे देखने के बाद बोली, देखो, गलती तो तुमसे हुई है बेटा,
क्योंकि मैंने कई बार शादी करने के लिए कहने के बाद अभिमन्यु ने पहली बार हाँ कहा था। इसलिए मैं जल्दी से जल्दी उसकी शादी करना चाहती थी, ताकि मेरा बेटा मेरे पास रह सके। क्योंकि वह मेरे पास नहीं रहता। वह मेरी सारी जरूरतों का ख्याल रखता है, लेकिन मेरे पास नहीं रहता। और उसे मेरे पास रखने का तरीका था उसकी वाइफ, ताकि वह उसके साथ रहने के लिए यहाँ रह सके। लेकिन तुम्हारी वजह से वह शादी तो हो ना सकी, और अभिमन्यु ने गुस्से में आकर तुमसे शादी कर ली। देखो, डाइवोर्स तो होने से रहा, क्योंकि अभिमन्यु डाइवोर्स नहीं देगा तुम्हें। लेकिन अगर तुम मेरे बेटे को मेरे पास रखने में कामयाब हो गई, उसे जो सबसे दूर है सबके करीब ले आई, तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। इसमें तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। तुम्हें जैसी हेल्प चाहिए होगी, मैं तुम्हें वैसी हेल्प दूंगी। लेकिन मैं यही चाहूंगी कि अब जब तुम्हारा और अभिमन्यु का डाइवोर्स नहीं हो सकता, तो तुम्हें इस शादी को एक्सेप्ट करके अभिमन्यु के साथ रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए। देखो बेटा, मेरा बेटा ऊपर से सख्त है, रूढ़ है, खड़ूस है, अकड़ू है, मैं मानती हूँ। लेकिन मेरा बेटा दिल का बुरा नहीं है। अगर तुमने उसे जीत लिया तो वह तुम पर अपनी जान लुटा सकता है। जिस तरह वह मुझसे प्यार करता है, उसी तरह वह तुम्हें भी प्यार कर सकता है। तो तुम बोलो, क्या तुम मेरे बेटे से प्यार करोगी? उसके साथ इस रिश्ते को निभाओगी? क्या तुम मेरा बेटा मुझे वापस दिलाओगी? इससे आगे जानेंगे कि आगे इस कहानी में क्या होगा। लेकिन उसके लिए आप सबको सुननी पड़ेगी मेरी ये कहानी, जिसका नाम है हर डेंजरस विलन। अनामिका रागिनी जी की बातों को ध्यान से सुन रही थी। उनके लफ्जों में एक माँ प्यार था। उसने धीरे से अपनी उंगलियां आपस में उलझाईं और गहरी सांस लेते हुए बोली, आंटी जी, मैं समझ सकती हूँ कि आप अपने बेटे को अपने पास रखना चाहती हैं। लेकिन आप भी समझिए, मेरे लिए ये रिश्ता एक सजा जैसा है। अभिमन्यु मुझसे नफरत करता है, मुझसे बात तक करना पसंद नहीं करता। वो मुझे अपनी पत्नी मानने के लिए तैयार ही नहीं है। तो फिर मैं इस रिश्ते को कैसे निभाऊं? रागिनी जी मुस्कुराई, मानो उन्हें पहले से ही ये जवाब पता था। उन्होंने अनामिका के हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कहा, बेटा, नफरत और प्यार में बस एक कदम का फासला होता है। अगर तुम चाहो तो इस नफरत को प्यार में बदल सकती हो। अभिमन्यु दिल से बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन हालात ने उसे पत्थर बना दिया है। अगर तुम उसे समझने की कोशिश करोगी तो शायद वो भी तुम्हें समझने लगेगा। मैं सिर्फ यही चाहती हूँ कि तुम इस रिश्ते को एक मौका दो। अनामिका ने धीरे से सिर झुका लिया। वो जानती थी कि अभिमन्यु को जीतना आसान नहीं होगा, लेकिन क्या वो कोशिश करने के लिए तैयार थी? उसी टाइम कमरे के दरवाजे पर किसी के कदमों की आहट हुई। अनामिका और रागिनी जी दोनों ने दरवाजे की तरफ देखा। वहां अभिमन्यु खड़ा था। दोनों के मन में एक ही सवाल आया, क्या अभिमन्यु उनकी बातें सुन चुका था? उसकी आंखों में वही गुस्सा झलक रहा था, लेकिन इस बार उसमें कुछ और भी था। शायद उलझन या कोई सवाल। रागिनी जी ने उसकी ओर देखा और कहा, आ गए तुम? हम तुम्हारी ही बात कर रहे थे। अभिमन्यु ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अनामिका की तरफ देखा। उसकी नजरों में अभी भी गुस्सा था। अभिमन्यु रागिनी जी की तरफ आगे बढ़ते हुए बोला, हाँ, मैं जिम से नीचे आया तो मुझे सर्वेंट ने बताया कि आपके सर में दर्द हो रहा है, इसलिए मैं आपको देखने आ गया। क्या हुआ आपको? तबीयत ठीक है? मैं डॉक्टर को बुलाऊं या हम अभी हॉस्पिटल चल सकते हैं? 1 मिनट में राघव को फोन करता हूँ, वो आकर आपको देख लेगा। ये कहते हुए अभिमन्यु ने अपने पॉकेट से फोन निकालकर किसी को कॉल मिला दिया था। अभिमन्यु सारी बातें एक ही सांस में बोल रहा था। अब तक वो रागिनी जी के पास भी आ चुका था। रागिनी जी ने उसके हाथ को पकड़कर अपने पास बैठाते हुए कहा, बस थोड़ी सा दर्द है, हमें कुछ नहीं हुआ है। इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, और राघव को भी परेशान करने की जरूरत नहीं है। वो आकर मुझे सिर्फ मेडिसिन ही दे सकता है, तो हमने मेडिसिन पहले ही खा ली है और बस कॉफी पी रहे हैं। इतना कहकर रागिनी जी ने अभिमन्यु को अपने पास बैठा लिया था और अभिमन्यु के हाथ से फोन लेकर कॉल भी कट कर दिया था। लेकिन तभी अभिमन्यु की नजर अनामिका के पहने हुए कपड़ों पर चली गई। वो आंखें फैलाए अनामिका को देखने लगा, फिर एकदम से बोला, तुमने मेरे कपड़े पहने हैं, अभी निकालो इन्हें। तुमने मेरे कपड़ों को हाथ कैसे लगाया? तुम्हारे पास और कपड़े नहीं थे? अपने कल वाले कपड़े पहन सकती थी। तुमने मेरे कपड़े कैसे पहने? ये कहते हुए अभिमन्यु बेड से उठ गया और अनामिका की तरफ बढ़ने लगा। रागिनी जी उसे रोक दी। उससे पहले ही अनामिका अपनी जगह से उठकर भागते हुए बोली, मेरे पास कपड़े नहीं थे, इसलिए मैंने आपके कपड़े पहन लिए। अभिमन्यु उसके पीछे भाग रहा था, उसे पकड़ने के लिए, ताकि वो अनामिका से अपने कपड़े वापस ले सके। वहीं उन दोनों को इस तरह देखकर रागिनी जी भी दोनों को रोकने के लिए उनके पीछे जाने लगी। अभिमन्यु, रुक जाओ, क्या कर रहे हो? वो तुम्हारी वाइफ है, अगर उसने तुम्हारे कपड़े पहन भी लिए हैं तो क्या हो गया? रागिनी जी की बात सुनकर अभिमन्यु अनामिका को गुस्से से घूरते हुए बोला, मॉम, आपको पता है कि मेरे कपड़े या मेरी चीजों को कोई हाथ लगाए, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। और इस लड़की ने मेरे कपड़े पहन लिए हैं, इसे मैं छोड़ूंगा नहीं। ये कहते हुए अभिमन्यु अनामिका के पीछे और तेजी से भागने लगा। इस तरह से दोनों के बीच भागम भाग शुरू हो गई। अभिमन्यु अनामिका को पकड़ना चाहता था और अनामिका अभिमन्यु से बचना चाहती थी। दोनों भागते और पकड़ते हुए नीचे हॉल में आ चुके थे। अनामिका सोफे की दूसरी तरफ से भागते हुए अभिमन्यु से बोली, देखिए, मेरे पास कपड़े नहीं थे, इसलिए मैंने आपके कपड़े पहन लिए।
अगर मुझे इस घर में रहना है तो मेरे लिए आप मेरे कपड़े ला कर दीजिए, तो मैं आपके कपड़ों को हाथ भी नहीं लगाऊंगी। तभी अभिमन्यु ने कहा, तुम अपने कपड़े खुद लाओ। तुमने मेरे कपड़ों को हाथ कैसे लगाया? मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई मेरी चीजों को छुए भी। और तुमने तो मेरे कपड़े पहन लिए। तुम्हारी तो मैं। ये कहते हुए अभिमन्यु छलांग लगाकर सोफे पर चढ़ गया और दूसरी तरफ कूदकर वो अनामिका को पकड़ना चाहता था। लेकिन तभी अनामिका वहां से भागते हुए एक सर्वेंट को अभिमन्यु की तरफ धक्का दे दी और वो सर्वेंट जाकर अभिमन्यु के ऊपर गिरा। अभिमन्यु ने उसे घूरते हुए अपने सामने से हटाते हुए कहा, तुम्हें बीच में आने के लिए किसने कहा? ये कहकर वो फिर से अनामिका की तरफ भागा और कहा, देखो, चुपचाप से मेरे पास आओ, मेरे कपड़े वापस दो, जाकर अपने कपड़े पहनो, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये कहते हुए अभिमन्यु एक बार फिर से अनामिका की तरफ दौड़ा और इस बार अनामिका की किस्मत खराब थी। जैसे ही अभिमन्यु ने उसे पकड़ा, अनामिका ने जैसे ही कहा, मैंने अंदर कुछ नहीं पहना है। अभिमन्यु के हाथ अनामिका के सीने के पास कपड़े को पकड़ चुके थे। अनामिका उससे दूर हटना चाहती थी। इस वजह से अनामिका के कपड़े खींचकर फट गए और अभिमन्यु के हाथ में आ गए। अनामिका का फ्रंट साइड यानी कि उसका सीना सामने से रिवील हो गया। ये कोई और ना देखे और ये अचानक से हुआ था। इस वजह से अभिमन्यु ने अनामिका को कमर से पकड़कर अपने करीब खींचकर खुद से सटा लिया। अनामिका आंखें बंद किए अभिमन्यु के सीने से लगी थी। अभिमन्यु को अनामिका के सीना अपने सीने पर महसूस हो रहे थे और ये नजारा वहां खड़े सर्वेंट और रागिनी जी भी देख रही थी। लेकिन गनीमत थी कि अनामिका के आगे से जो कपड़े फटे थे उसे किसी और के देखने से पहले ही अभिमन्यु ने अनामिका को खुद से सटाकर अपने सीने से ढक लिया था। अभिमन्यु ने अनामिका को मजबूती से अपने सीने से लगाकर उसके बॉडी को ढक लिया। अनामिका की तेज धड़कनें उसके सीने पर महसूस हो रही थीं। कुछ सेकंड तक दोनों एक दूसरे को बिना कुछ कहे वैसे ही एक दूसरे की बाहों में खड़े रहे। रागिनी जी ने तुरंत सर्वेंट को वहां से जाने का इशारा किया और खुद भी दूसरी तरफ मुड़ गई ताकि अनामिका को और शर्मिंदगी महसूस न हो। अनामिका की सांसें तेज हो रही थीं। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और देखा कि अभिमन्यु की पकड़ अभी भी उसके कमर पर मजबूत थी। वो उसे झटके से पीछे हटाने ही वाली थी कि अभिमन्यु ने गुस्से में कहा, हिलना भी मत, पहले जाकर ढंग के कपड़े पहन लो। अनामिका की आंखों में आंसू छलक आए। उसने खुद को उसके मजबूत पकड़ से छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन अभिमन्यु ने उसकी कमर और कसकर पकड़ ली। मैं जा सकती हूँ? अनामिका ने हकलाते हुए पूछा, लेकिन अभिमन्यु ने कुछ नहीं कहा। दोनों अभी भी एक दूसरे की बाहों में सिमटे हुए थे। जो भी हो, लेकिन इस पल में वे एक दूसरे के बेहद करीब थे। दोनों की तेज धड़कनें इतनी जोर से धड़क रही थीं कि जैसे बाहर तक सुनाई दे रही हों। अभिमन्यु की धड़कनें और तेज हो गईं जब उसने महसूस किया कि अनामिका का सीना उसके सीने से टच हो रहा था। बस अभिमन्यु ने जो हाफ सैंडो पहना था उसकी वजह से उनकी स्किन टच होने से बच गई थी, वरना वो पूरी तरह से अनामिका की सीने को अपने सीने पर महसूस कर सकता था। अनामिका भी इस एहसास से अनजान नहीं थी। उसे भी ये साफ महसूस हो रहा था कि अगर अभिमन्यु ने वो सैंडो नहीं पहना होता तो उनकी बॉडी एक दूसरे से पूरी तरह टच हो रहे होते। उसकी सांसें बेकाबू हो गईं। अनजाने में ही उसने अपना सिर अभिमन्यु के कंधे पर टिका दिया था, जबकि अभिमन्यु की मजबूत बाहें उसकी कमर को थामे हुए थीं। इससे आगे जानेंगे कि आगे इस कहानी में क्या होगा, लेकिन उसके लिए आप सबको सुननी पड़ेगी मेरी ये कहानी, जिसका नाम है हर डेंजरस विलन। अभी भी अभिमन्यु अनामिका को अपनी बाहों में समेटे खड़ा था। तभी रागिनी जी जल्दी से वहां आई और अनामिका पर एक चादर डालते हुए सख्त लहजे में बोली, अभिमन्यु, ये क्या तरीका था? अगर तुमने अनामिका को खुद से नहीं ढका होता तो क्या होता? अभिमन्यु ने अभी भी अनामिका को अपनी बाहों में थाम रखा था, जिससे उसने अपनी नजरें चुराते हुए कहा, मैंने नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। बस मुझे मेरे कपड़े चाहिए थे। रागिनी जी गुस्से से दांत पीसते हुए बोली, अब मिल गए तुम्हें तुम्हारे कपड़े? देख लिया ना क्या हुआ, अब और क्या चाहिए? अभिमन्यु ने अनामिका को हल्का सा खुद से दूर किया और जो चादर रागिनी जी ने अनामिका पर डाला था उसे ठीक से लपेटकर उसने उसे अपनी गोद में उठा लिया। अनामिका बस उसे देखती रह गई। रागिनी जी ने अभिमन्यु को घूरते हुए देखा, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, अभिमन्यु ने धीरे से कहा, मैं इसे अपने कमरे में ले जा रहा हूँ। ये कहकर वो तेजी से सीढ़ियों की ओर बढ़ गया। अनामिका को बेहद शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। उसकी हालत ऐसी थी कि वो चाहकर भी खुद को अभिमन्यु से दूर नहीं कर पा रही थी। ये वही शख्स था जिससे उसकी अनवांटेड मैरिज हुई थी, जिसकी वो अनवांटेड ब्राइड बनी थी। ये वही इंसान था जिसने कल तक उसे कई दर्द दिए थे, कई जहर बुझी बातें सुनाई थे, धक्का दिया था, उसके साथ इस रिश्ते को ठुकराया था, और आज वो उसी शख्स की बाहों में थी। किस्मत भी अजीब खेल खेलती है, जिसे वो अपनी जिंदगी से निकालना चाहती थी, आज वो उसी शख्स के बाहों में थी। अभिमन्यु ने कमरे में आकर गहरी सांस ली और फिर एक झटके में अनामिका को नीचे छोड़ते हुए कहा, जाओ अपने कपड़े चेंज करो, लेकिन अगली बार अगर मेरे कपड़ों को हाथ भी लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अनामिका खुद को समेटते हुए बिना कुछ बोले तेजी से बाथरूम की तरफ भागी, जबकि अभिमन्यु वहीं खड़ा अपनी मुट्ठियां भींचे उसे जाते हुए देखता रहा।
रागिनी जी भी अभिमन्यु के कमरे में आ गई थी। उन्होंने गुस्से भरे नजरों से अभिमन्यु को देखा और कहा, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो अभिमन्यु? वो तुम्हारी बीवी है। क्या फर्क पड़ता है अगर उसने तुम्हारे कपड़े पहन लिए? अभिमन्यु ने आंखें बंद की, अपनी उंगलियों को झटका और जवाब दिया, मुझे पसंद नहीं कि कोई मेरी चीजों को हाथ लगाए, मॉम। और वो लड़की, वो तो बिल्कुल भी नहीं। रागिनी जी कुछ कहना चाहती थी, लेकिन अभिमन्यु वहां से चला गया। खुदर अनामिका बाथरूम का दरवाजा बंद करके जमीन पर बैठ गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो अभी हुआ वो सही था या गलत। उसकी शादी अभिमन्यु से जरूर हुई थी, लेकिन क्या वो उसे कभी अपना पाएगा? उसके दिमाग में बार बार अभिमन्यु का गुस्से से भरा चेहरा और उसकी मजबूत बाहों में कैद होने का एहसास घूम रहा था। अनामिका ने आईने में देखा तो अभी भी उसे वही नजर आया कि अभिमन्यु उसे अपनी बाहों में लिए खड़ा है। फिर अनामिका की नजर अपनी फटी हुई टी शर्ट पर गई, जो अभी भी उसने पहन रखी थी, और उसके ब्रेस्ट साफ नजर आ रहे थे। उसने टी शर्ट को उतारकर डस्टबिन में डाला और टॉवल लेकर अपनी बॉडी पर लपेट लिया। उसने खुद से ही कहा, अगर वो मेरे कपड़े छोड़ देते तो क्या जाता? ये तो फट गया ना, ना उन्हें मिले ना मुझे मिले। अब मैं क्या पहनूं? फिर उसने अपने कपड़ों की तरफ देखा जो बास्केट में रखे हुए थे। धुलने के लिए उसने उन्हें देखते हुए कहा, मैं इन्हें कैसे पहनूं फिर से? ये तो अभी तक धुले भी नहीं है। अगर मैंने इनकी जिंदगी हराम ना कर दी तो मेरा नाम भी अनामिका नहीं। इन्होंने मुझे एक टी शर्ट लेने के लिए इतना भगाया और इनकी वजह से मैं सबके सामने शर्मिंदा हो रही थी। मैं उनके सारे कपड़ों में अपना हक जताऊंगी। उनके कपड़े पहनकर अगर ना फाड़ दूं तो मेरा नाम भी अनामिका अभिमन्यु राणावत नहीं। आंटी ने क्या कहा था मुझे? कि मैं उनके बेटे के साथ इस रिश्ते को अपनाऊं, उनके बेटे को उनकी जिंदगी में वापस लेकर आऊं। तो अब मैं इस रिश्ते को अपनाऊंगी और उनके बेटे को इतना 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 ज्यादा सताऊंगी ना कि वो खुद ही पागल हो जाएगा। अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ मिस्टर डेविल अभिमन्यु राणावत। तुम मेरे सामने हाथ जोड़कर मुझसे कहोगे कि तुम्हें जो चाहिए वो ले लो, लेकिन मेरी जान बख्श दो। लेकिन अब मैं तुम्हें बख्शने वाली नहीं हूँ। आई एम अनामिका। अनामिका से सो दिया। और तुमने अनामिका के साथ ऐसा करने की हिम्मत की है ना, तो अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। ये कहते हुए अनामिका का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। तभी रागिनी जी ने बाहर से दरवाजा नॉक करते हुए कहा, बेटा तुम ठीक हो? मैं तुम्हारे लिए कपड़े लेकर आई हूँ, ये कपड़े ले लो। अनामिका ने जाकर हल्का सा दरवाजा खोला और अपना सिर और हाथ बाहर निकालकर कहा, दीजिए कपड़े। रागिनी जी ने अनामिका के हाथों में कपड़े रख दिए। अनामिका ने झटके से दरवाजा बंद किया और अंदर जाकर उसने कपड़े देखे तो ये साड़ी थी, हल्की पिंक कलर की। अनामिका ने ब्लाउज देखा तो वो स्टाइलिश ब्लाउज था। ब्लाउज का कलर ब्लैक था और साड़ी पिंक कलर की। ये कलर अनामिका को बहुत अच्छी लगी। अनामिका ने जल्दी से साड़ी पहनी और मुंह धोकर बाहर आई। रागिनी जी ने उसे देखकर माफी मांगते हुए कहा, आई एम रियली सॉरी बेटा, मुझे नहीं पता था कि अभिमन्यु ऐसा कुछ करेगा। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी चीजों को लेकर थोड़ा चूजी है। उसके कपड़े या उसकी चीजों को कोई छू ले, ये उसे बर्दाश्त नहीं होता। और मुझे ये बात याद भी नहीं थी। अगर याद होती तो मैं पहले ही तुम्हें उसके कपड़े चेंज करने के लिए कह देती। तभी अनामिका ने उनकी बातें सुनते हुए कहा, आंटी आपको सॉरी कहने की जरूरत नहीं है। आपने कहा था ना कि मैं इस रिश्ते को अपना लूं ताकि आपका बेटा आपके पास लौट आए। तो अब मैं इस रिश्ते को अपनाती हूँ और आपका बेटा आपके पास वापस लौट कर आएगा। लेकिन आपको मेरी हेल्प करनी होगी। जो मैं कहूंगी वो आपको करना होगा और मैं आपके बेटे की नाक में दम कर दूंगी। रागिनी जी को लग रहा था कि अभी जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से अनामिका बहुत शर्मिंदा महसूस कर रही होगी। उसे रोना आ रहा होगा। उसकी आंखें रो रो कर सूज गई होंगी। लेकिन यहाँ तो उन्हें अनामिका का एक अलग ही अंदाज नजर आया। उन्होंने अनामिका को देखते हुए कहा, तुम जो चाहोगी मैं वो करूंगी। मैं अपने बेटे को पाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है, वो क्या है? ना कि अभी तक मैंने तुम्हारा नाम नहीं जाना। तुम अपना नाम बताओ ताकि मैं तुम्हें बुला सकूं। तभी अनामिका ने मुस्कुराते हुए कहा, वैसे तो मेरा नाम अनामिका है, लेकिन आप मुझे अनु कह सकती हैं, क्योंकि मेरी फ्रेंड भी मुझे अनु ही बुलाती है प्यार से। तभी रागिनी जी ने अनामिका के चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए उसे नीचे झुकाकर उसके माथे को चूमते हुए कहा, तो ठीक है, आज से मैं तुम्हें अनु कहूंगी और तुम मुझे मॉम कहना। रागिनी जी की ये कहने से अनामिका की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि कभी उसे माँ का प्यार ही नहीं मिला, और उसने रागिनी जी को कस के गले लगा लिया। तभी रागिनी जी ने उसकी पीठ को सहलाते हुए कहा, चलो अब नीचे चलो, जल्दी नाश्ता करना है ना, भूख लगी होगी तुम्हें। रागिनी जी की ये बात सुनकर अनामिका को याद आया कि उसने पिछली रात से कुछ भी नहीं खाया है। उसने अपने पेट पर हाथ फेरते हुए कहा, हाँ आंटी, मुझे भूख लगी है। मैंने कल रात से कुछ भी नहीं खाया, जल्दी चलिए ना। ये कहते हुए अनामिका खुद ही रागिनी जी का हाथ पकड़कर उन्हें नीचे डाइनिंग टेबल के पास ले आई। रागिनी जी ने उसे चेयर पर बैठाया और सर्वेंट को नाश्ता लाने के लिए कहा। फिर वो खुद भी अनामिका के बगल वाली चेयर पर बैठ गई। वहां कहीं भी अभिमन्यु नहीं था। रागिनी जी ने अनामिका को नाश्ता सर्व किया और खुद भी नाश्ता करने लगी। तभी वहां अभिमन्यु आया, जो पूरी तरह से तैयार था। उसने अनामिका को देखा और गुस्से से मुंह फेरते हुए रागिनी जी से कहा,
मॉम मैं ऑफिस जा रहा हूँ, आप अपना ध्यान रखना। रागिनी जी ने उसे रोकते हुए पूछा, क्या तुम नाश्ता नहीं करोगे? अभिमन्यु, जो पहले ही घर से बाहर जाने के लिए अपने कदम आगे बढ़ा चुका था, वो बिना पीछे देखे ही बोला, नहीं, आप कर लीजिए, मैं ऑफिस में कुछ खा लूंगा। अनामिका ने उसे जाते हुए देखा और अपने मन में कहा, हाँ हाँ, जाओ जाओ। अब तो आपके साथ क्या क्या होगा ये आपको भी नहीं पता। अब जो होगा वो मैं और सिर्फ मैं डिसाइड करूंगी। इससे आगे जानेंगे कि आगे इस कहानी में क्या होगा, लेकिन उसके लिए आप सबको पढ़नी पड़ेगी मेरी ये कहानी जिसका नाम है हर डेंजरस विलन। अभिमन्यु के जाने के बाद अनामिका ने अपना नाश्ता खत्म करने के बाद रागिनी जी से कहा, आंटी, मैं अपनी फ्रेंड से मिलने जाऊं। कल जब से मैं शादी के मंडप में गई थी तब से मैं उससे मिली नहीं हूं। पता नहीं अभी वह कैसी होगी, और मेरा फोन भी पता नहीं कहाँ है, मुझे नहीं मिल रहा है। और आंटी, मैं जॉब करती हूँ, मैं अपनी जॉब कंटिन्यू कर सकती हूँ ना? आप अगर परमिशन देंगे तो आपके बेटे को भी परमिशन देना पड़ेगा, प्लीज आंटी। तभी रागिनी जी ने अनामिका से कहा, अगर तुम मुझे आंटी की बजाय मॉम कहो तो मैं तुम्हें परमिशन दूंगी, तुम्हारी फ्रेंड से मिलने जाने के लिए भी और तुम्हारी जॉब कंटिन्यू करने के लिए भी। तभी अनामिका मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है आंटी, सॉरी मॉम, मैं मेरी फ्रेंड से मिलकर आती हूँ। इतना कहकर वह जल्दी से अपनी जगह से उठी और घर के बाहर भागने लगी, लेकिन उसके पास तो पैसे वगैरह कुछ थे ही नहीं और उसका फोन भी उसे नहीं मिल रहा था। तभी वह रागिनी जी की तरफ मुड़ी और बोली, मॉम, मुझे कुछ पैसे मिल सकते हैं? अभी मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, मैं घर जाऊंगी तो ले आऊंगी कुछ पैसे। तभी रागिनी जी ने मुस्कुराते हुए उसके चेहरे को थाम कर कहा, तुम अभिमन्यु की वाइफ हो, मिसेज अभिमन्यु राणावत हो, तो तुम्हें पैसे मांगने की जरूरत नहीं है। तुम्हें हक से बोलना चाहिए कि मुझे इतने पैसे चाहिए, आप मुझे इतने पैसे दो। एक मिनट रुको, मैं अभी आती हूँ। रागिनी जी अपने कमरे में गईं और कुछ देर के बाद वापस आईं और कुछ नोटों की गड्डी अनामिका को देते हुए बोली, ये लो। अनामिका उतने सारे पैसे देखकर रागिनी जी से बोली, मॉम, मुझे इतने सारे पैसे नहीं चाहिए, मुझे बस कुछ पैसे चाहिए ताकि मैं ऑटो का किराया दे सकूं और मेरी फ्रेंड के लिए हॉस्पिटल का बिल बस। तभी रागिनी जी ने उन पैसों को अनामिका के हाथ में वापस देते हुए कहा, अपनी फ्रेंड को कुछ पैसे दे देना ताकि वह अपने लिए सब कुछ कर सके, और हो सके तो उसके लिए किसी केयर टेकर को हायर कर देना ताकि जब तक बच्चा दुनिया में नहीं आ जाता तब तक केयर टेकर उसकी केयर कर सके। अनामिका रागिनी जी के इस जेस्चर को देखकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। उसने रागिनी जी को गले लगाते हुए कहा, थैंक यू मॉम, और वह घर के बाहर निकलने लगी। तभी रागिनी जी ने कहा, बाहर ड्राइवर होगा, उसे कह दो वह ले जाएगा तुम्हें। अनामिका पीछे मुड़ी और रागिनी जी को देखकर मुस्कुराई और फिर घर के बाहर निकल गई। बाहर ही पार्किंग के पास ड्राइवर गाड़ी के पास खड़ा था, तो उसने जाकर ड्राइवर से कहा, आप मुझे एमजी हॉस्पिटल ले चलिए। ड्राइवर ने कहा, जी मैडम, आप बैठिए। अनामिका बैक सीट पर बैठ गई और ड्राइवर ड्राइविंग सीट पर आकर बैठा और कार स्टार्ट करके विला से बाहर चला गया। वहीं रागिनी जी दरवाजे पर खड़ी देख रही थीं अनामिका को जाते हुए। रागिनी जी ने खुद से ही कहा, अगर तुम मेरे बेटे को मेरे करीब ले आई ना, तो तुम सिर्फ मेरे लिए नहीं, मेरे बेटे के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाओगी। क्योंकि मेरा बेटा जितना मुझसे प्यार करता है, मैं चाहती हूँ कि वह अपनी वाइफ से भी उतना ही प्यार करे। क्योंकि यह जो हस्बैंड वाइफ का रिश्ता होता है ना, ये बहुत खूबसूरत होता है, लेकिन उतना ही नाजुक भी होता है। इसे सिर्फ भरोसे से जीता जा सकता है। मैं उम्मीद करूंगी कि तुम मेरे बेटे के लिए भरोसा कायम रखोगी, क्योंकि अगर मेरा बेटा तुम्हारी तरफ बढ़ा और तुमने उसे धोखा दिया तो वह टूट जाएगा। लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों हमेशा साथ रहो और खुश रहो, क्योंकि मैं बस अपने बेटे को खुश देखना चाहती हूँ, चाहे फिर वह तुम्हारे साथ रहे या किसी और के साथ। लेकिन मैं यही चाहूंगी कि वह कोई और नहीं, तुम ही रहो, जिसके साथ मेरा बेटा अपनी आने वाली जिंदगी को खुशियों के साथ जिए। रागिनी जी अपने सोच में खोई थी, लेकिन वो अपने सोच से तब बाहर आई जब अभिमन्यु की कार विला के अंदर एंटर हुई। अभिमन्यु कार से बाहर आया और दरवाजे पर खड़ी रागिनी जी को देखा और उसने पास आकर धीरे से पूछा, मॉम, आप यहाँ क्यों खड़ी हैं और क्या सोच रही हैं? रागिनी जी ने कहा, बस यूं ही, तुम्हारी बीवी गई है अपनी दोस्त से मिलने। अभिमन्यु ने भौहें चढ़ाई, अकेली गई? फोन भी नहीं है उसके पास। ड्राइवर के साथ गई है, रागिनी जी ने जवाब दिया। अभिमन्यु हल्का सा सिर हिलाते हुए अंदर बढ़ गया, लेकिन मन में कहीं एक हल्की बेचैनी महसूस हो रही थी। क्या वह ठीक से पहुंच पाएगी? उसे पैसे तो दे दिए होंगे ना मॉम ने? वह खुद से सवाल कर रहा था, लेकिन फिर इस सोच को झटक दिया। वहीं दूसरी तरफ अनामिका एमजी हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी। जैसे ही वह हॉस्पिटल के एंट्रेंस पर पहुंची, उसने अंदर जाकर रिसेप्शन से पूछा, समीरा वर्मा किस रूम में है? रिसेप्शनिस्ट ने कंप्यूटर में नाम खोजते हुए जवाब दिया, रूम नंबर 203, सेकंड फ्लोर पर। अनामिका जल्दी से लिफ्ट की ओर बढ़ी। उसके दिल की धड़कनें तेज और उसे बेचैनी हो रही थीं। पता नहीं कैसी होगी समीरा, मैंने कल से उसे देखा तक नहीं। जैसे ही वह रूम नंबर 203 के सामने पहुंची, उसने हल्के से दरवाजा खोला और अंदर देखने लगी। समीरा हॉस्पिटल के बेड पर हॉस्पिटल गाउन पहने लेटी हुई थी। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। जैसे ही अनामिका वर्ड के अंदर गई, दरवाजा खुलने की आवाज से समीरा ने आंखें खुल गईं।
उसने अनामिका को देखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। अनामिका, तुम? अनामिका तेजी से समीरा के पास आई और उसका हाथ पकड़कर बैठ गई। तू कैसी है? मैं कल से तुझसे मिलने नहीं आ पाई। आई एम सॉरी। समीरा हल्के से मुस्कुराई। तू यहाँ आ गई? इतना ही काफी है। अनामिका की नजर समीरा के पेट पर पड़ी। वह हल्का सा उभर हुआ था। अनामिका ने धीरे से उसका हाथ सहलाते हुए कहा, तू टेंशन मत ले, मैं तेरे साथ हूँ। अब बता, डॉक्टर ने क्या कहा? समीरा ने एक लंबी सांस ली। डॉक्टर कह रहे हैं कि ज्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए। लेकिन क्या? अनामिका ने घबराकर पूछा। समीरा ने रोते हुए कहा, तुझे तो पता है, वह कमीना उसने मुझे छोड़ दिया। मैं कैसे इसे अकेले पालूंगी? अनामिका ने मुस्कुराते हुए समीर के पेट को सहलाते हुए कहा, अरे यार, तू उसकी माँ है, मैं उसकी मासी हूँ। दोनों मिलकर पाल लेंगे उसे। किसी चीज की कभी इसे कमी महसूस नहीं होने देंगे। और फिर दुनिया में लड़कों की कोई कमी नहीं है। कोई अच्छा सा सीधा सा लड़का मिल जाएगा जो इसे अपने नाम के साथ अपनाने के लिए तैयार होगा। अनामिका की बातें सुनकर समीरा के होठों पर हल्की मुस्कुराहट आ गई थी। अनामिका ने झट से बैग खोला और रागिनी जी ने जो पैसे दिए थे वो पैसे निकाले। उसने समीरा का हाथ पकड़ते हुए कहा, तू बस अपनी सेहत का ध्यान रख, इसकी जिम्मेदारी हम दोनों की होगी। समीरा की आंखें भर आईं, लेकिन अनामिका, चुप, अब मैं हूं ना। अनामिका ने हल्के से समीरा के सिर पर हाथ फेरा और उसे दिलासा देने लगी। लेकिन अब जाकर समीरा की नजरें अनामिका के कपड़ों पर गई थी और उसके मांग में जो सिंदूर था उस पर गई थी। गले में मंगलसूत्र व देखकर समीर हैरानी से अनामिका से बोली, अनु, तेरी शादी हो गई, लेकिन कब? किससे किया तूने शादी? तभी अनामिका ने कहा, अरे यार, क्या बोलूं, तेरे उस कमीने बॉयफ्रेंड की शादी रोकने गई थी, लेकिन गलती से किसी और शादी रुकवा दी तो उसने अपनी शादी टूटने के गुस्से में आकर मुझसे जबरदस्ती शादी कर ली। समीरा अनामिका की बातें सुनकर हैरानी से उसे देखते हुए बोली, और तूने शादी कर भी ली? अनामिका ने मायूसी से अपना सिर नीचे करते हुए कहा, तो मैं क्या करती? वह इतना हट्टा कट्टा बॉक्सर जैसा माचो मैन था, लेकिन हैंडसम भी था। ये कहते हुए अनामिका ने एक आह भरकर आगे कहा, उसने मुझे जबरदस्ती उठाया और शादी कर ली, लेकिन उसकी माँ बहुत अच्छी है यार। उन्होंने मुझ पर कोई गुस्सा नहीं किया। मैंने तेरे बारे में उन्हें सब कुछ बताया, और तुझे पता है, ये पैसे उन्होंने ही मुझे दिए। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि तेरे लिए एक केयर टेकर भी हायर कर लूं, ताकि तुझे कोई देखभाल करने वाला मिल सके। समीरा ये सुनकर थोड़ा इमोशनल हो गई, लेकिन अचानक उसे कुछ ख्याल आया। उसने एक्साइटेड होकर पूछा, वैसे उसका नाम क्या है जिससे तेरी शादी हुई? अनामिका ने अपना मुंह ऐंठ लिया और धीरे से कहा, अभिमन्यु राणावत। समीरा अनामिका की बातें सुनकर अचानक चौंक गई। उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। अबे, तुझे पता है अभिमन्यु राणावत किसका नाम है? समीरा ने लगभग चिल्लाते हुए कहा। अनामिका ने उसके चिल्लाने से अपने कान ढकते हुए उसकी तरफ गुस्से से देखते हुए बोली, क्यों, कौन है वो? समीरा ने धीरे से कहा, हमारे बॉस का नाम है अभिमन्यु राणावत, जिनका आज तक किसी ने चेहरा तक नहीं देखा, जो आज तक पब्लिक के सामने कभी आए ही नहीं। अभिमन्यु राणावत हमारे बॉस का नाम है। ये सुनकर अनामिका के चेहरे से जैसे रंग उड़ गया। वह स्तब्ध होकर समीरा की शक्ल ही देखती रह गई। इससे आगे जानेंगे कि आगे इस कहानी में क्या होगा, लेकिन उसके लिए आप सबको पढ़नी पड़ेगी मेरी ये कहानी, जिसका नाम है हर डेंजरस विलन।